हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991 पर। तो एनसीईआरटी की क्लास 10th की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आज से। और क्लास 10th में एनसीईआरटी की क्लास 10th में जो सिविक्स जो सब्जेक्ट का नाम है, जिसको आगे जाके हम क्लास 11-12 में पॉलिटिकल साइंस नाम दे देते हैं, तो 10th क्लास तक हम इसको सिविक्स बोलते हैं। और सिविक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग, जिसमें हम मेनली दो ही कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका और बेल्जियम। कैसे कैसे किन किन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, किन किन टेंशंस की वजह से, किन किन एथनिक ग्रुप्स की वजह से, किस बेस के ऊपर यहाँ डेमोक्रेसी मेंटेन हुई या नहीं हुई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्या प्रॉब्लम थी, मेजोरिटी की क्या प्रॉब्लम थी श्रीलंका के अंदर, बेल्जियम के अंदर, किस प्रकार से इस टेंशन को, इस प्रॉब्लम को, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्लास 10th की सीरीज शुरू करते हैं। और सिविक्स में जो हमारा चैप्टर 1 है जिसका नाम है पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है पावर शेयरिंग क्या, मतलब जो पावर शेयरिंग जो वर्ड है, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कि कैसे समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। अब देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूं कि ये मान के चलो कि मेरे पास पावर है, टोटल मेरे पास इतनी पावर है, ये जो मैंने सर्कल में बना दी है, टोटल मेरे पास पावर है। इस पावर को अगर मैं शेयर कर दूं दो हिस्सों में, अब मान लो ये दो हिस्से बना दिए, या 3 हिस्से बना दिए, 4 बना दिए, 5 बना दिए। अब ये मैंने जो अलग अलग पावर का डिवीजन कर दिया, अलग अलग चीजों में बांट दिया, अलग अलग पर्सन के अंदर बांट दिया, या अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डाल दिया, जो सोशल ग्रुप भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, तो इनके अंदर जब मैं पावर का डिवीजन कर देता हूं, तो इसी को बोलते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, यहाँ पर पावर हम पॉलिटिकली पावर की बात करेंगे, और शेयरिंग का मतलब जब उसको हम दो या दो से ज्यादा फॉर्म में, या दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर शेयर कर देंगे, उनके साथ शेयर करना जब शुरू कर देंगे, तो ये हमारी पावर होगी। जैसे अपने इंडिया के अंदर हम बात करते हैं, तो एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, फेडरलिज्म। सेम ऐसे ही यहाँ पर पावर शेयरिंग के अंदर हम ये कंसेप्ट की बात करेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर जो पावर है उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन 3 हिस्सों में हमने पावर को डिवाइड किया हुआ है, पावर को शेयर किया हुआ है, ताकि हमारे रूरल एरिया से लेके, एक छोटे से गांव से लेके और पूरे कंट्री तक, पूरे नेशन तक अच्छे से रूल किया जाए, अच्छे से डेवलपमेंट किया जाए, हर चीजों को अच्छे से मेंटेन किया जाए। इसी वजह से हम पावर को शेयर करके चलते हैं। ठीक है जी। तो पावर शेयरिंग का कंसेप्ट अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है पावर शेयरिंग में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, फिर मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को किसी दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा कि पावर शेयरिंग कैसे हम इसको समझ सकते हैं, या होता क्या है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। अब हम आ रहे हैं अपने चैप्टर 1 में, जिसका नाम था पावर शेयरिंग, और पहला टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब दोनों ही जो कंट्री हैं, एक बेल्जियम तो दूसरा श्रीलंका। अब बेल्जियम कहां पर पड़ता है? यूरोप के अंदर। श्रीलंका कहां पड़ता है? हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट में, यानी कि जैसे ही हम तमिलनाडु से निकलेंगे इंडियन ओशन में आएंगे, और इंडियन ओशन से क्रॉस होते ही, मतलब इंडियन ओशन के अंदर ही छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, उस आइलैंड कंट्री जो बिल्कुल टच में, अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो इंडिया के मैप में जो फ्री में हमें मिल जाता बिना पैसों के ही, अगर हम मैप लेते हैं 1-2 रुपए का मैप मिलता है हमें इंडिया का, लेकिन उस 1-2 रुपए में फ्री में हमें मिल जाता है एक नीचे, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के साथ साथ एक ऐसे छोटा सा पॉइंट आपको मिलेगा, ये आइलैंड कंट्री है। तो ये आइलैंड कंट्री, इसका नाम है श्रीलंका। इसका नाम क्या है? श्रीलंका। अब एक तो हम इसकी बात करेंगे, तो दूसरा हम यूरोप में पहुंचेंगे, और यूरोप में कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। अब बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। अब ये भी चीजें पढ़ेंगे। तो बेल्जियम जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है, श्रीलंका जिसकी राजधानी, जिसकी कैपिटल कोलंबो है, जिसको नया नाम भी दिया गया है राजवर्धनम पुरेकोटे। तो ये भी हम पढ़ेंगे एक एक करके दोनों के बारे में। अब शुरुआत करते हैं कहानी बेल्जियम और श्रीलंका से। शुरुआत करेंगे हम बेल्जियम से,
खत्म करेंगे श्रीलंका पे। चलो देखते हैं अभी। तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। अब यूरोप जो कि कॉन्टिनेंट है, मैंने बताया था आप लोगों को कि 7 कॉन्टिनेंट है जिनमें से यूरोप भी एक है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात अकॉर्डिंग टू साइज की बात करते हैं तो सेकंड स्मॉलेस्ट जो कॉन्टिनेंट है हमारा वो यूरोप है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा यूरोप के अंदर एक छोटा सा कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। और ये अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा जो हरियाणा है, जिस स्टेट में हम अभी हैं, तो इस स्टेट से छोटा है अगर साइज में बात करें। एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं तो एरिया वाइज हमारे हरियाणा से छोटा है बेल्जियम कंट्री, बहुत छोटा सा कंट्री है। इसकी जो बाउंड्री लाइन जो शेयर करती है, जो बॉर्डर शेयर करता है, वो कौन कौन से देशों के साथ करता है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्री हैं जो इसके आसपास हैं। अब मैं यहां पर ये बता देता हूं कि मान के चलते हैं कि ये हमारा, ये जो मैंने सर्कल बनाया ये कौन सा कंट्री है, बेल्जियम। अब इस बेल्जियम के चारों तरफ अलग अलग कंट्री हैं। अगर ऊपर की हम बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में है नीदरलैंड। नॉर्थ में कौन सा है, नीदरलैंड। और नीदरलैंड में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, ये डच लैंग्वेज बोलेंगे। जो नीदरलैंड कंट्री है बहुत अच्छा कंट्री, छोटा सा देश है, तो यहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, डच लैंग्वेज बोली जाएगी। अगर हम दूसरे जर्मनी की बात करते हैं या फ्रांस की बात करते हैं तो यहां पर फ्रांस है, नीचे फ्रांस है। और फ्रांस के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, फ्रेंच। तीसरे अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो तीसरा कंट्री है हमारा जर्मनी। यहां पर जर्मनी एग्जिस्ट करता है, मैं इधर लिख देता हूं, ये हमारा जर्मनी है। और जर्मनी के लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, जर्मन लैंग्वेज यूज करेंगे। और यहां पर पड़ता है चौथा हमारा लग्जमबर्ग। तो चौथा कंट्री कौन सा, लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्री हैं। इन्हीं चारों कंट्री के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये हमारा बेल्जियम, बेल्जियम के नॉर्थ में नीदरलैंड जहां पर डच लैंग्वेज बोली जाती है। बेल्जियम के साउथ में फ्रांस, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। और अगर साउथ ईस्ट की बात की जाए बिल्कुल कोने में, तो ये हमारा जर्मनी है जहां पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये लग्जमबर्ग के साथ भी अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है। और हम इस कंट्री के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि बाउंड्री लाइन शेयर करता है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है लैंग्वेज के बेस पर। मेनली जो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे वो या तो डच स्पीकिंग लोगों के बीच में आएंगे या फिर फ्रेंच स्पीकिंग, क्योंकि मेजोरिटी इन दोनों की है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा हमें जर्मन के साथ, वो 1% रहेगा, उसको भी हम देखेंगे कैसे कैसे सोल्व करेंगे। तो मेनली जो लड़ाइयां होंगी, जो लैंग्वेज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो या तो डच का होगा या फ्रेंच का होगा। अब इनके अलग अलग एरिया भी डिवाइड किए गए हैं। एक को वेलोनियन रीजन बोल देते हैं, तो दूसरे को हम फ्लेमिश रीजन बोल देते हैं। ठीक है जी, ये कंसेप्ट क्लियर। बस ये मैप अगर आपको समझ में आ गया, लैंग्वेज आपको समझ में आ गई, तो शायद कंसेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक अलग से पेज इसमें ऐड कर देता हूं ताकि समझाने के लिए मुझे स्पेस की जरूरत ना पड़े फिर आगे। चलो, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये 4 कंट्री हैं। चारों की बाउंड्री लाइन शेयर करती है किसके साथ, बेल्जियम के साथ। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलेशन है। और अगर हमारे हरियाणा की बात करें तो 2.5 से 3 करोड़ पॉपुलेशन हमारे हरियाणा की है। हरियाणा से कंपेयर किया था इसीलिए मैंने हरियाणा की पॉपुलेशन बताई है। हरियाणा का जो साइज है वो जो बेल्जियम है इससे बड़ा है। पॉपुलेशन की बात करें तो भी पॉपुलेशन हमारी बेल्जियम से ज्यादा है, जिसकी कैपिटल क्या थी, ब्रुसेल्स। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, अब हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ, तो हाफ वही 2.5 से 3 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, तो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा इनकी कैपिटल है बेल्जियम की। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है और यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है। जो कॉन्फ्लिक्ट अब शुरू होंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स की हम बात करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में, वो कॉन्फ्लिक्ट्स यहीं से शुरू होंगे। कहां, ये 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। 59% जो लोग हैं वो कहां रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। और क्या, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच। और डच मैंने कहां बताया था,
नीदरलैंड में, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट नॉर्थ से नीदरलैंड, और नीदरलैंड के अंदर डच। तो नीदरलैंड के अंदर डच थे। और ये जो रीजन है जो बेल्जियम के ऊपर, जो बेल्जियम का जो ऊपर वाला पार्ट है, अब मैं यहां इसको बता दूं, ये मान के चलो कि हमारा पूरा का पूरा बेल्जियम है, और इस पूरे के पूरे बेल्जियम को अब मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। ये लो, ये ऊपर वाला, और यहां पर ये मैंने 3 लाइन लगा दी। अब तीनों लाइनों में देखो कैसे कैसे काम होगा। अब ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, इस लाइन से ऊपर वाला रीजन, इसको हमने नाम दिया फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन दिया? फ्लेमिश रीजन। और जो नीचे वाला रीजन है इसका नाम है वेलोनिया। नीचे वाला जो रीजन है इसका नाम क्या है? वेलोनिया। ऊपर वाला रीजन फ्लेमिश, नीचे वाला रीजन वेलोनिया। ऊपर वाला जो हिस्सा है फ्लेमिश, यहां पर कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हैं? डच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि ये किससे टच कर रहा है? नीदरलैंड से। और नीदरलैंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है, उसी लैंग्वेज को ये लोग बोलते हैं। तो नीदरलैंड में डच लैंग्वेज बोली जाती है, और इस फ्लेमिश रीजन में, यानी कि जो बेल्जियम का ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, यहां भी डच लैंग्वेज ही बोली जाती है। फिर मैंने बताया था कि नीचे कौन सा कंट्री था? फ्रांस। और फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? फ्रेंच। तो जो नीचे वेलोनिया रीजन है, ये वेलोनिया रीजन वाले कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे, क्योंकि इनके इंपैक्ट किसका रहेगा? फ्रांस का इंपैक्ट रहेगा। ये जो पार्ट रहा, ये जो 1% जो पार्ट है, 1%, ये कौन सा है? जर्मन स्पीकर्स हैं, जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग हैं। अब यहां पर फ्लेमिश रीजन में जो डच बोलने वाले लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन कितनी है? टोटल में से 59%। तो 59% जो हैं वो कौन से लोग हैं? वो डच बोलने वाले लोग हैं, डच लैंग्वेज स्पीकर्स हैं। कितने? 59। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा, जो वेलोनिया रीजन है, हाँ, रीजन का नाम मैंने बताया फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% कौन लोग हैं? डच बोलने वाले। और जो नीचे वाला, जो बेल्जियम में नीचे वाला जो पार्ट है, उसको हमने क्या नाम दिया? वेलोनिया। वेलोनिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फ्रेंच। और टोटल पॉपुलेशन का कितने लोग रहते हैं? 40%। टोटल पॉपुलेशन का कितने लोग? 40%। तो 59 यहां पर, 40 यहां पर, 99। और जो 1% बच गए वो कौन है? 1% जर्मन स्पीकर हैं, जो जर्मनी से टच होने वाले लोग हैं। तो ऊपर बेल्जियम का जो नॉर्दर्न पार्ट है, डच स्पीकर, रीजन का नाम फ्लेमिश, लोग कितने? 59%। जो बेल्जियम का साउथ वाला जो पार्ट है, वेलोनिया रीजन, 40% लोग, और लैंग्वेज कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है जी, इतना कंसेप्ट क्लियर। और जो 1% जर्मन है, अभी हम उनको छोड़ के चलते हैं। इनका कॉन्फ्लिक्ट जब इनका बीच में आएगा, इनकी जो प्रॉब्लम आएगी तो इनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। फिलहाल मेजोरिटी में ये दोनों है। अब मेजोरिटी में कौन, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कौन है? दोनों की अगर हम बात करें 40 और 59 में, तो मेजोरिटी में तो 59% है। अब कैसे कैसे अपने कंट्री के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को ये दूर करेंगे, कैसे कैसे एक इंटरकनेक्शन या तालमेल बना के कैसे चलेंगे, अपने देश को कैसे आगे लेके जाएंगे, एक एग्जाम्पल भी बन जाएगा, एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्शन की वजह से भी, इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से भी ये लोग इक्वल चल रहे हैं, हर चीज में इक्वलिटी लेके चल रहे हैं। कैसे? तो ये एग्जाम्पल बना हुआ पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है जी। अनदर 40% पीपल लिव्स इन वेलोनिया रीजन। ये मैंने बता दिया, वेलोनिया रीजन में कितने लोग हैं? 40%। और ये लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? फ्रेंच, एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। ये भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियम स्पीक्स जर्मन। अब ये जो 1% है, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। अब मैंने पहले ही बताया था, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल्स? तो कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो 4 ऑप्शन आपको, अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ब्रुसेल्स आपको लगाना है। और यहां से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आपके 9th क्लास में भी आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम की कैपिटल है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एशियान, ये सॉरी, यूरोपियन यूनियन। अभी G20 के अंदर भी उसकी काफी बातें हुई है। तो जो यूरोपियन यूनियन है, जिसके अंदर टोटल 28 कंट्रीज थे, अभी फिलहाल 27 कंट्रीज है, उन्होंने भी अपना हेडक्वार्टर्स कहां पर बनाया था? इसकी ही कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर। ठीक है जी। तो आपको फिलहाल क्या याद रखना है? बेल्जियम, और बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, अब वो कैपिटल लोकेट करती है इस एरिया में, यानी कि फ्लेमिश रीजन में। और फ्लेमिश रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? डच लैंग्वेज बोल रहे हैं।
लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है कि जो फ्लेमिश रीजन में डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन कैपिटल भी यही है ब्रुसेल्स, लेकिन यहाँ डच बोलने वाले लोग ज्यादा नहीं है। अभी देखते हैं 80% पीपल स्पीक्स फ्रेंच। अब जो हमारी कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, यहां पर 80% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जो माइनॉरिटी में थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये पूरा का पूरा मैप दोबारा बता देता हूं। ये हमारा बेल्जियम, बेल्जियम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ये बना दिया मैंने छोटा, यानी कि तीसरा हिस्सा। तो ऊपर वाला जो रीजन है, ऊपर वाले रीजन को हमने क्या नाम दिया? फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन। और ये पूरा कंट्री कौन सा है? बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या? ब्रुसेल्स। कैपिटल क्या? ब्रुसेल्स। अब ये होगी कैपिटल बेल्जियम की, ब्रुसेल्स। ये हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तीसरा 1% वाला हिस्सा कर दिया। अब ये जो फ्लेमिश रीजन है, ये 59% लोग हैं, यानी कि जो जर्मनी का टोटल हिस्सा जो 100% हिस्सा है, उसका 59% जो हिस्सा है, ये कौन से लोग हैं? डच बोलने वाले लोग हैं। कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? डच लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी? 59%। इतना क्लियर है जी? चलो आगे। अब जो सदर्न पार्ट है, यानी कि जो टोटल एरिया का 40% की अगर हम बात करते हैं, तो 40% कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, कहां पर रहते हैं जो ये लोग? वेलोनिया रीजन में। तो ये हमारा वेलोनिया रीजन हो गया, साउथ वाला। और वेलोनिया रीजन किसे टच कर रहा है? नीचे फ्रांस से। फ्रांस से टच कर रहा है, तो लैंग्वेज भी कौन सी बोलेंगे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे। तो ये लोग कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अब यहां पर बच गए 1% लोग। ये जो 1% लोग हैं, ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? ये यूज कर रहे हैं जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि ये जर्मनी के टच में है। ये नीदरलैंड के टच में था, नीदरलैंड में डच लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये लोग भी डच लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये जर्मनी के टच में है 1% लोग, तो ये जर्मन बोल रहे हैं। ये लोग फ्रांस के टच में है, तो ये फ्रेंच बोल रहे हैं। और रीजन का नाम क्या? वेलोनिया। इस रीजन का नाम क्या? फ्लेमिश। लोग कितने? 59%। यहां कितने? 40%। यहां कितने? 1%। क्लियर? चलो अब हम कैपिटल सिटी पे चलते हैं। कैपिटल सिटी क्या थी? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स एग्जिस्ट करती है यहां पर, ये मैंने बना दी ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स की कहानी बिल्कुल ही अलग है। कहानी क्या अलग है? अब ब्रुसेल्स देखो, अब कौन से रीजन में एग्जिस्ट करता है? अगर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो ब्रुसेल्स कौन से रीजन में एग्जिस्ट करता है? फ्लेमिश रीजन में। और लैंग्वेज कौन सी बोली जा रही है? डच। लेकिन यहां ये जो कैपिटल है, जो ब्रुसेल्स जो कैपिटल है, यहां सीन कुछ उल्टा है। यहां पर 80% जो लोग हैं, वो 80% कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? फ्रेंच बोल रहे हैं। जो 80% लोग हैं, वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। और जो 20% लोग हैं, वो डच लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखो, लैंग्वेज बोलने वाले कौन से थे? डच। एरिया डच बोलने वालों का। लेकिन जब हमने कैपिटल की बात की, तो कैपिटल में 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं, यानी कि जो माइनॉरिटी में थे पहले, वो कैपिटल सिटी के अंदर मेजोरिटी में आ गए। जो मेजोरिटी में थे, वो कैपिटल सिटी के अंदर माइनॉरिटी में आ गए। 80% फ्रेंच, 20% डच। कंसेप्ट क्लियर? इतना इसी के ऊपर आज इसी के आसपास कहानी हमारी घूमती रहेगी पूरी। देखो अब आगे। While 20% आर डच स्पीकर, जो 20% है कैपिटल सिटी के अंदर, वो डच स्पीकर है। 80% कौन से थे? फ्रेंच स्पीकर्स थे। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये वाला ये जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे, कितने थे? 40%। और ये 40% बोलने वाले लोग क्या हैं? रिच हैं, पैसे वाले हैं। और ये जो 59% लोग हैं, ये इतने पैसे वाले नहीं है, पैसे में इतने ज्यादा ये समृद्ध नहीं है, गरीब हैं थोड़े से इनके कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि गरीब है बिल्कुल, बट इनके कंपैरिजन में यहां पर इनकी जो इकोनॉमी है वो कमजोर है, इनके पास पैसा ठीक ठाक है। ठीक है जी। अब इनके पास पैसा ज्यादा है, यही लोग कहां पर हैं? बेल्जियम के अंदर। और अगर ये बेल्जियम के अंदर है, तो यानी कि सबसे ज्यादा पैसे का योगदान कौन करेगा? कंट्रीब्यूशन कौन करेगा पैसे का?
फ्रेंच स्पीकर्स जो 40% में थे वेलोनिया रीजन वाले। तो बात किसकी मानी जानी चाहिए? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात की जाए डच वालों की, पैसे के अकॉर्डिंग बात की जाए फ्रेंच वालों की। हो गया कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट बन गया, एक टेंशन बन गई। अब इसको कैसे दूर करेंगे, यही कहानी है पूरे बेल्जियम के अंदर। ठीक है जी। तो ये जो लोग हैं फ्रेंच स्पीकिंग में, ये क्या है? अमीर हैं, पैसे वाले हैं। पैसे वाले हैं तो पावर आ जाएगी, पैसा है तो पावर आएगी। This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tension between the Dutch। अब मैंने कहा था कि टेंशन आ गई किस किस के बीच में? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों के बीच में आ गई, कम्युनिटी के बीच। कब? 1950 एंड 1960 के टाइम की हम बात कर रहे हैं, 1950s एंड 60s की बात कर रहे हैं। The tension between the two communities was more acute in ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स के अंदर ही तो मेन इशू कहां था? ब्रुसेल्स के अंदर ही तो था। देखो मेन इशू कहां है? ब्रुसेल्स में। अगर हम ब्रुसेल्स को हटा देते हैं, अगर मैं यहां पर ब्रुसेल्स को हटा देता हूं, ये मैं लो भाई ब्रुसेल्स को हटा देते हैं, तो चलो रैन फिलहाल चलो इतना ही छोड़ देते हैं। लो भाई, लो हमने ब्रुसेल्स को हटा ही दिया है यहां से, और ये नहीं हटेगा। ठीक है, ब्रुसेल्स को हटा दिया हमने सिर्फ। तो ब्रुसेल्स को हटा दिया, ब्रुसेल्स को हटा दिया तो 59% यहाँ, 40% यहाँ, तो मेजोरिटी इन्हीं की चलेगी, इन्हीं की सब कुछ बात मानी जाएगी। लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे, फ्रेंच वालों की, पैसे में ये अमीर हैं, रिच हैं, पावरफुल हैं, पैसा है तो पावरफुल है। तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो दूसरी हो चुकी है, चेंज हो गई। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अभी मैंने यही बताया था कि जो जर्मनी के अंदर डच बोलने वाले लोग, ब्रुसेल्स के अंदर, जो बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग जो लोग थे वो ज्यादा हैं, लेकिन जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, यहां पर ये माइनॉरिटी में आ गए। जो मेजोरिटी में थे वो माइनॉरिटी में आ गए। किस कंडीशन में? पैसे की कंडीशन में। दूसरा किस कंडीशन में? कैपिटल सिटी में। जो पर्टिकुलर एक एरिया है, जो कैपिटल बनी हुई है, जो मेजोरिटी वाले लोग थे वो माइनॉरिटी में आ गए, और जो माइनॉरिटी वाले लोग थे वो मेजोरिटी में आ गए। ठीक है जी, ये एक नई प्रॉब्लम आ गई इनके सामने। बट अ माइनॉरिटी, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब ये तो इन्होंने बेल्जियम का कंसेप्ट बता दिया कि बेल्जियम में कुछ इस प्रकार की टेंशन हो गई कि 59% लोग जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, डच बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले 40%, 1% बोलने वाले जर्मन। ठीक है जी। लैंग्वेज हमने अलग अलग डिसाइड कर ली। ऊपर जो रीजन था 59% लोग जहां रह रहे हैं उसको हमने फ्लेमिश रीजन दे दिया। नीचे यानी कि 40% जहां पर लोग रह रहे हैं उसको हमने वेलोनिया रीजन दे दिया। लेकिन जब कैपिटल सिटी की बात की ब्रुसेल्स की, तो उल्टा हो गया। जो डच लैंग्वेज बोलने वाले एरिया के अंदर हमारी ब्रुसेल्स कैपिटल थी, वहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, और ज्यादा कितने? 80%। माइनॉरिटी में कौन है? 20%। कौन से? डच बोलने वाले। तो कंफ्यूजन हो गया कि जिस एरिया में डच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, उसी एरिया की जो कैपिटल बन गई, वहीं पर वो माइनॉरिटी में आ गए, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब दूसरा कंट्री कौन सा हमारे पास? श्रीलंका। अब श्रीलंका की बात करते हैं कि श्रीलंका के अंदर क्या प्रॉब्लम आई, देख लेते हैं भाई श्रीलंका के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई। आजा भाई, श्रीलंका चलते हैं। श्रीलंका के पास छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, हमारे इंडिया के पास में ही, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। ये क्या है? एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड का मतलब क्या होता है? आइलैंड एक ऐसा लैंड एरिया, ये लैंड एरिया है जो चारों तरफ से पानी से कवर्ड हो। अ लैंड एरिया सराउंडेड बाय इट्स फोर्स, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट्स ऑल साइड्स। हर तरफ से पानी से घिरा हुआ। अब मान के चलो मैं इस पेन की बात करता हूं और इसके पेन के चारों तरफ पानी ही पानी है, तो पेन का ये जो पॉइंट जो हमें पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? आइलैंड बन जाएगा। ठीक है जी। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अगर हमारे तमिलनाडु से बात करें, हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, या सदर्न स्टेट बोल सकते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपने बहुत सारे
एरियाज की बात की होगी, और जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं वो भी थे रामेश्वरम से। तो रामेश्वरम जो लास्ट पॉइंट है वहां से अगर हम बात करें तो थोड़े से दूर जाके कुछ किलोमीटर पे ही एक आइलैंड कंट्री आ जाता है जिसका नाम क्या है, श्रीलंका। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, 2 करोड़ की बात है। अगर अपने हरियाणा से कंपेयर करें तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा था, बेल्जियम भी छोटा, श्रीलंका भी छोटा, किससे, हमारे हरियाणा से। किस फॉर्म में, पॉपुलेशन की फॉर्म में, ठीक है जी, सेम एज द हरियाणा, लगभग हरियाणा के सेम है। बट अभी फिलहाल हम बात करते हैं हरियाणा की, तो लगभग 3 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है, श्रीलंका की भी बड़ी होगी, तो वही अप्रोक्सीमेट हम सेम मान लेते हैं। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका के अंदर भी जैसे हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो सेम ऐसे ही श्रीलंका के अंदर भी एक कंफ्यूजन हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट बना। क्या कॉन्फ्लिक्ट बना, द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर्स। अब यहां भी जैसे डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग कहां थे, कहां थे, अभी हमने कौन से स्टेट की, कौन से कंट्री की बात की थी, बेल्जियम की। अब हम कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की। तो ये सारा हिस्सा मिटा दूं, बेल्जियम वाला हिस्सा कंसेप्ट था, क्लियर कर देते हैं, ओके जी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं श्रीलंका के अंदर। देखो ये दिखाया हुआ है, ये बेल्जियम का कंसेप्ट है। ये ऊपर बोलने वाले कौन से लोग हैं, डच स्पीकर्स, फ्रेंच स्पीकर, और ये रही कैपिटल ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में कौन से लोग, कौन से लोग, फ्रेंच बोलने वाले, ठीक है जी। अभी आ जाते हैं हम श्रीलंका के अंदर, ये मान के चलते हैं श्रीलंका, फिर से एग्जांपल ले लिया हमने, श्रीलंका का एक नॉर्मल मैप बना लिया रफली। अब श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटी है वो कौन से लोग हैं, सिन्हाला स्पीकर्स। अब सिन्हाला स्पीकर्स हैं कितने, 74%। कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं ये लोग, सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं, जिसको हिंदी में सिंघल भी बोल देते हैं। तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने, 74%। तो 74% कौन है, सिन्हाला स्पीकर्स। और तमिल स्पीकर्स कितने हैं, 18%। तो ये बन गए 18% तमिल स्पीकर। 18% है, ये कौन है, तमिल स्पीकर्स। अमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप। अब ये जो तमिल स्पीकर्स है ना, अब देखो नाम से पता लग रहा है तमिल, तमिल का मतलब हमारे तमिलनाडु से हम रिलेट कर रहे हैं, और तमिलनाडु के अंदर भी तमिल लैंग्वेज बोली जा रही है, श्रीलंका के अंदर सिन्हाला लैंग्वेज बोली जा रही है। इसका मतलब ये जो तमिल्स हैं ये हमारे इंडिया से माइग्रेट किए होंगे, किसी ना किसी वजह से ले जाए गए होंगे। जब हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, कॉलोनी की बात करते हैं, जब हम कॉलोनी बने हुए थे ब्रिटिशर्स की, तो सेम टाइम पर श्रीलंका भी कॉलोनी बना हुआ था ब्रिटिशर्स की ही। हमारे कंट्री के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, तो श्रीलंका के ऊपर भी ब्रिटिशर्स का रूल था। तो जो इंडिगो प्लांटेशन के लिए, टी प्लांटेशन के लिए, यहां से मेनली टी प्लांटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो टी प्लांटेशन के लिए तमिलनाडु से लोगों को हायर किया जाता था और डेप्यूट कर दिया जाता था उनको श्रीलंका के अंदर, ताकि उनको चीप लेबर में उनसे काम करवाया जाए। और फिर वो लोग वापस आते नहीं थे, वो लोग वहीं पर रहना शुरू कर दिया। वहीं पर रहना शुरू कर रहे तो अपनी लैंग्वेज को छोड़ नहीं रहे। कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले, कहां से उठाए, जहां से उठाए वहीं की लैंग्वेज बोलेंगे। उठाए कहां से, तमिलनाडु से। तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज, तमिल, तो वहां भी जाके कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, तमिल, तो वहां भी ये लोग तमिल बोलने लग गए। तो यहाँ जो तमिल स्पीकर्स हैं इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 2 ग्रुप्स हैं, एक तो इंडियन तमिल्स, दूसरे श्रीलंकन तमिल्स। एक तो हैं इंडियन तमिल्स, तो दूसरे श्रीलंकन तमिल्स। तमिल्स नेटिव ऑफ 2 कंट्रीज आर कॉल्ड श्रीलंकन, एक तो श्रीलंकन वाले हो गए, और दूसरे जो कि 13% थे। जो श्रीलंका में जो तमिल्स थे, मैं यहां बना देता हूं 74%, 18% ये तमिल्स हैं, ये सिन्हाला स्पीकर्स हैं। और ये जो तमिल्स हैं 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम श्रीलंकन तमिल्स की बात करते हैं, तो श्रीलंकन तमिल्स कितने, 13%। तो ये हमारे हो गए 13% कौन, श्रीलंकन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स कौन से, 5%। तो ये डिवीजन हो गया। और भी आगे तमिल लैंग्वेज के ऊपर, द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन, जिनके
जो पूर्वज थे, जो इनके दादा परदादा थे, वो इंडिया से आए थे प्लांटेशन के लिए। किसके लिए? प्लांटेशन के लिए। कौन सी प्लांटेशन? टी प्लांटेशन के लिए। मेनली किसके लिए? टी प्लांटेशन के लिए, चाय की खेती को उगाने के लिए। जो ब्रिटिशर्स जिनके गुलाम हम रहे, जिनकी कॉलोनी हम बने रहे, सेम एज इट इज श्रीलंका भी उन्हीं की कॉलोनी था। तो यहां से लोगों को माइग्रेट करवा दिया इन्होंने, अपने श्रीलंका के अंदर लेके चले गए और वहां पर टी प्लांटेशन के काम के लिए इनको यूज किया गया और फिर वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए, वहीं रहने लग गए। तो अपनी लैंग्वेज को इन्होंने नहीं छोड़ा। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। तो इन लोगों को कॉलोनियल पीरियड के अंदर जब शिफ्ट किया गया तो इन लोगों को क्या बोला जाता है? इंडियन तमिल्स, और वो श्रीलंकन तमिल्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द। अब यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो तमिल्स है ना, जो तमिल्स हैं, तमिल्स कौन कौन से रीजन में रह रहे हैं? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। मैं इस यहाँ पर, हाँ ये ठीक है, व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो तमिल्स का क्वेश्चन बन जाता है कि तमिल्स कौन कौन से रीजन में है। तो देखो ये नॉर्दर्न पार्ट है, मैं व्हाइट कलर से इसको डिनोट कर रहा हूं। ये नॉर्दर्न पार्ट है और ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है। ये जो मैंने व्हाइट कलर से डिनोट कर दिया, ये सारे के सारे कौन हैं? ये तमिल्स बोलने वाले लोग हैं। ये इंडियन तमिल्स भी हैं, तो ये श्रीलंकन तमिल भी हैं। ये जो मैंने व्हाइट कलर में डिनोट कर दिया, ये तमिल स्पीकर्स हैं। इनमें कुछ श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो श्रीलंका के लोग हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले कुछ इंडियंस भी हैं, जो कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं? या तो नॉर्थ लैंग्वेज में, नॉर्थ रीजन में, या फिर ईस्ट रीजन में। ठीक है जी। अब देखो यहाँ मैप में भी दिखाया गया है, जो ये मैप दिखाया गया है ये रहा। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, ये तमिल्स वाला है, जो मैंने अभी मेंशन किया है, वो ये ही है तमिल्स बोलने वाले, जो नॉर्दर्न पार्ट में भी हैं और ईस्टर्न पार्ट में भी हैं। ठीक है जी। तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये दोनों कहां पर हैं? नॉर्थ में और ईस्ट में। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकर्स, जो ज्यादातर सिनाला बोलने वाले जो लोग हैं, वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं? बुद्धिस्ट से। अब ये जो 70% जो सिनाला स्पीकर्स हैं, अब वहां पर जब देखो कंपेयर करो दोनों को, जब हमने बेल्जियम की बात की तो बेल्जियम के अंदर हमने किसी भी रिलीजन की बात नहीं की, किसी भी धर्म की बात नहीं की, सिर्फ लैंग्वेज की बात की। लेकिन यहाँ पर जो मेन इश्यू है, एक तो लैंग्वेज वाला, दूसरा रिलीजन वाला। तो ये जो 70% जो लोग थे, जो सिनाला स्पीकर्स थे, ये ज्यादातर कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं? बुद्धिस्ट। ये ज्यादातर कौन से लैंग्वेज से बिलोंग, रिलीजन से बिलोंग करते हैं? बुद्धिस्ट लैंग्वेज से। और ये जो तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, ये तमिल बोलने वाले लोग कौन कौन से हैं? ये हिंदू भी हैं, ये मुस्लिम्स भी हैं, और ये क्रिश्चियन भी हैं। जो 18% है इसमें तो सारे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब है। लेकिन जो 70% है उसमें ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो बुद्धिस्ट की है, जो बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं उन लोगों की है। और ये जो वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, जो तमिल्स हैं वो ज्यादातर क्या है? मुस्लिम और हिंदू हैं। दीज आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिनाला। सिर्फ और सिर्फ कितने हैं क्रिश्चियन? कितने हैं? 7%। जो कौन कौन है? जो सिंगल लैंग्वेज भी बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले 7% लोग हैं। और ये कौन है? क्रिश्चियंस। तो यहां पर तमिल्स में मेजोरिटी किसकी? या तो हिंदू की या मुस्लिम्स की। सिन्हाला स्पीकर्स में मेजोरिटी किसकी? बुद्धिस्ट की। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाए, सोच के देखो क्या होगा। क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, रिलीजन के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, लैंग्वेज के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। जो मेजोरिटी है वो कहेंगे कि हम अपना सब कुछ करेंगे, अब अपने लिए ही काम करेंगे। जो माइनॉरिटी है उनको छोड़ो, इग्नोर करो। कुछ बच गया, चलो भाई हमारा पेट भर गया, अब इनको दे दे, चलो ये भूखे हैं थोड़ा सा इनको दे देते हैं, इतना ही काम करेंगे बस। बाकी क्या करेंगे? हम पहले अपना पेट भरने की कोशिश करेंगे। मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में है तो थोड़े से हम पावर दिखाएंगे। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा भी चीजें होंगी तो भी हम हो सकता है उनको इग्नोर कर दें, चलो ठीक है इग्नोर करो। अगर उनको आज कुछ दे देंगे, खाने को देंगे, कल फिर से मांगेंगे, तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए।
अब ये इसका एग्जाम्पल हम दोबारा पढ़ेंगे बेल्जियम का कि कैसे कैसे काम हुआ, फिर श्रीलंका में फिर से आएंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे काम हुआ। ठीक है जी, चलो आगे। Just imagine what could happen in Belgium. The Dutch community could take advantages of its numerical majority and force its will on French and German-speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead a very messy partition of country. Both the side would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both the countries. अब वहां पर वापस से हम पहुंचते हैं। हाँ, ये हमारा बेल्जियम का कंसेप्ट था। डच मेजोरिटी में है डच स्पीकर्स, और जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं माइनॉरिटी में है 40%, ये लोग 59%। कैपिटल सिटी के अंदर बिल्कुल उल्टा हो गया, 80% फ्रेंच स्पीकर्स, 20% डच स्पीकर्स। अब यहां पर ये क्या करेंगे कि जहां भी कुछ भी काम होगा, चलो भाई इक्वल बांट लेते हैं। आप लोग 59% हैं, कोई बात नहीं। आप लोग 40% हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर 80% आप लोग हो, ठीक है जी। 20% आप लोग हो, कोई बात नहीं। पैसा आप लोग दे रहे हो कम, ज्यादा हम कम दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं कि जो भी काम होगा ना, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हमें मेंबर बनाने हैं, आधे आपके आधे हमारे। कोई बिल पास करना है, उसके ऊपर इतना ही परसेंटेज आपका राय रहेगा, इतनी ही व्यूज हमारे रहेंगे, ठीक है जी। कोई राशन बांटना है, कोई डिवाइड करना, कोई चीज को शेयर करना है, तो 50% आपकी 50% हमारी। ऐसा नहीं होगा कि लैंग्वेज के बेस पर या पॉपुलेशन के बेस पर, नहीं 59% इनको दे दो 40%, ऐसे नहीं होगा। इनका भी इतना ही, इनका भी इतना ही, दोनों को बराबर दे दिया। लेकिन जब सिन्हालास की बात करते हैं, तमिल्स की बात करते हैं, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और इसी कॉन्फ्लिक्ट को जब बार बार जब मेजोरिटी जो है, जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, वो अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं, अपने आप को मेजोरिटी में दिखा रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो अब अपने राइट की डिमांड करेंगे। राइट की डिमांड करेंगे तो क्या करेंगे, ये या तो प्रोटेस्ट करेंगे या फिर लड़ाई झगड़े करेंगे। तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, जो एक सोशल ग्रुप बनाया था, बाद में पॉलिटिकल ग्रुप बन गया, और लास्ट में फिर ये टेररिस्ट ग्रुप बन गया, जिसका नाम था LTTE। क्या नाम था, यहां लिख देता हूं मैं। ये हो गया, नहीं हुआ, चलो यहां लिख देता हूं मैं LTTE। आगे भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये इसकी फुल फॉर्म है। हो सकता है MCQ में आ जाए, चांसेस वैसे कम है, बट इसके बारे में पूरी डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। जो प्रॉपर जो मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका का जो कंसेप्ट है, इसके अंदर पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि बेल्जियम के अंदर क्या हुआ था, ये हमने कहानी सुनी। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, ये भी हमने कहानी सुनी। दोनों के बीच में किस किस बेस पे कंसेप्ट कॉन्फ्लिक्ट हुए, ये भी कहानी देख ली। अब आगे होगा क्या क्या, अब ये प्रॉब्लम तो आ गई, कॉन्फ्लिक्ट तो बन गया, टेंशन तो हो गई, अब इसको खत्म कैसे करेंगे, किन किन सिचुएशंस में क्या क्या कंडीशंस, कौन कौन साथ आएगा, कौन कौन सा सोशल ग्रुप बनेगा, कौन कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप बनेगा, पार्लियामेंट में क्या होगा, जो पावर को शेयर कितने हिस्सों में किया जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में मैंने एग्जांपल दिया था, 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ऐसे ही बेल्जियम में कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, श्रीलंका में कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। तो जल्दी ही आपके साथ दूसरी वीडियो में श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटेरियन है, यहाँ से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये जब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और ये चीज समझने से पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी जो मैंने अभी बताया। तो इसी वीडियो के अंदर हम जो हमने बेसिक कंसेप्ट बेल्जियम और श्रीलंका का पढ़ा था, उसी को आगे हम डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका के अंदर बेल्जियम की जो मोटी मोटी जो कहानी थी, वो मैंने आपको बताई कि किस टाइप से कौन कौन से लैंग्वेज के अंदर किन किन जो पर्टिकुलर जो रीजन बनाए हुए थे, वेलोनिया और जो फ्लेमिश, इनमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में क्या हुआ था, श्रीलंका के अंदर किन किन इश्यूज के ऊपर मेनली बात हमने की थी, जो लैंग्वेज थी सिन्हाला और तमिल। रिलीजन की अगर हम बात करें तो बौद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनकी बात की थी। तो इनके बाद अब जो मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका का जो कंसेप्ट है, उसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं। तो
अगर आपने चैनल पे अभी आप नए हैं तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। कोई भी वीडियो या कोई भी पार्ट या कोई भी सेक्शन आपके सब्जेक्ट का ऐसा ना हो जो आप मिस कर पाएं। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पावर शेयरिंग का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी बात हम करते हैं। तो कल हमने यहां तक कवर कर लिया था, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। अगर यहां तक किसी ने नहीं देखा है तो एक बार वीडियो का जो पार्ट 1 जो अपलोड हो चुका है उसको जरूर देख लें, उसके बाद आगे की कहानी पढ़ें। अगर आगे की कहानी अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो शायद समझने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन अगर आपने पहली वीडियो देखी, पहला पार्ट देखा है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक मूवी बन के आपके दिमाग के अंदर घूमती रहेगी कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ऐसा भी कुछ बातें हुई थी। तो वही कहानी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटी के जो लोग थे, जो सिनाला स्पीकर्स थे, उनकी हम बात करेंगे, किस किस टाइप से वो अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रीलंका जो है, मैंने पहले ही बताया था पहली वीडियो के अंदर कि हमारे इंडिया के साथ साथ जो हमारा नेबर कंट्री है श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन के नाम से जानते थे, तो ये एंशियंट नेम है सिलोन, CEYLON। ये सिलोन श्रीलंका का एंशियंट नेम है, पहले श्रीलंका को इसी नाम से जानते थे। तो हमारा इंडिया जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बना हुआ था, ब्रिटिशर्स का जो गुलाम बना हुआ था, सेम ऐसे ही जो सिलोन है, जिसको हम श्रीलंका के नाम से फिलहाल जानते हैं, ये भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बने हुए थे। हमारे साथ साथ ही ये रीजन भी इंडिपेंडेंट हुआ था। हम 1947 में हमें इंडिपेंडेंट मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 में। और नेक्स्ट ईयर 1948 में ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिल गई, किनको? श्रीलंका वालों को। तो जो श्रीलंका था, जो कॉलोनी कंट्री बना हुआ था ब्रिटिशर्स का, ये इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1948 में। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। 1948 में ये नए एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर उभरा। एमरजेंस मतलब उभरना। द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। अब देखो, मैंने बात बताई थी कि यहाँ पर हम मेनली दो ही लैंग्वेज की बात करेंगे, या तो सिन्हाला स्पीकर्स की या तमिल स्पीकर्स की, और मेजोरिटी में कौन से हैं? सिन्हाला। अब टॉपिक का नाम क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म। अब मेजोरिटी जिस भी चीज की मेजोरिटी हम होगी उसी की बात करेंगे, और मेजोरिटी किसकी थी? सिन्हाला स्पीकर्स की। तो सिन्हाला स्पीकर्स की ही बात कर रहे हैं, उसी कम्युनिटी की हम बात करेंगे। तो द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस। अब अगर ये डोमिनेंस करेंगे, अब या ये रूल करने की कोशिश करेंगे, किसी को स्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो मेजोरिटी में जो लोग हैं किसको स्प्रेस करेंगे? जो माइनॉरिटी में है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये कितने हैं? 74%। तो जो बाकी 18% जो तमिल स्पीकर्स हैं, उनको उनके ऊपर ये डोमिनेंस करने की कोशिश करेंगे, उनको स्प्रेस करेंगे। अब किस किस तरीके से उनको स्प्रेस करेंगे वो देखेंगे। तो सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अब मेजोरिटी है तो हर चीज में अपने आप को ये सुपीरियर रखना चाह रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास करना हो उसकी बात की जाए, या फिर अगर वो कोई रिजर्वेशन देना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो भी सिन्हाला स्पीकर्स के लिए, तमिल के लिए कुछ भी नहीं यार, बिल्कुल ना के बराबर। अगर नौकरी देनी है प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो भी सिन्हाला स्पीकर्स। पार्लियामेंट में कोई बिल पास करना है तो भी सिन्हाला स्पीकर्स। किसी और कोई और टॉपिक के ऊपर डिसीजन लेना है तो भी सिन्हाला स्पीकर्स। वेलफेयर की बात की जाए, सिन्हाला स्पीकर्स। अपलिफ्ट किया जाए, सिन्हाला स्पीकर्स। जितने काम किए जाए, सिन्हाला स्पीकर्स के लिए। तमिल को इग्नोर किए जा रहे हैं। तो ये है डोमिनेंस। तो मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। अब सिन्हाला की सुपरमेसी हो गई, जो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में भी ज्यादा स्पीकर्स कौन थे? कौन से ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग कौन है? सिन्हाला स्पीकर, जो 74% में है। तो मेजोरिटी उन्हीं की बनेगी। अब मेजोरिटी अगर उन्हीं की बनेगी तो इन 1956 एन एक्ट वॉज, ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये एक्ट कब पास हुआ। अब एक्ट किस चीज का था? अब जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी किस चीज की है? सिन्हाला स्पीकर्स की। अब ये लोग क्या चाहेंगे कि पूरे के पूरे कंट्री के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए, जिसके ऊपर सारा का सारा काम हो। कोई लेटर जाना है, कोई रिक्वेस्ट जानी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम होना है, बोलनी जानी है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी क्या बननी चाहिए?
जो मेजोरिटी में 74%, 70% थी सिन्हाला, तो सिन्हाला को ये अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं। तो एक बिल पास कर दिया कब, 1956 में। और जब बिल पास हो जाता है तो बिल पास होने के बाद वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो जो एक्ट पास हो गया किसके लिए, टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज तो दूसरी भी है, लैंग्वेज तमिल भी है, सिन्हाला भी है, लेकिन तमिल को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि डोमिनेंस कर रहे हैं उनके ऊपर, हम उनको सुप्रेस कर रहे हैं, सिन्हाला स्पीकर्स के लिए काम कर रहे हैं सब कुछ। तो सिन्हाला को ही हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बना ली कि अब हम सारा का सारा काम सिन्हाला के लैंग्वेज के अंदर ही करेंगे, जो भी काम होना होगा सब सिन्हाला लैंग्वेज के अंदर होगा। दस डिसरिगार्डिंग तमिल, अब तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया, पीछे छोड़ दिया, उनकी इंसल्ट हो गई। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब्स। अब जहां भी काम होना है, कोई गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए, यूनिवर्सिटी की पोजीशन की बात की जाए, चाहे प्रोफेसर लगना है या ग्रुप डी में चपरासी लगना है, प्यून लगना है, या उससे और बड़ी कोई पोस्ट है, या गवर्नमेंट जॉब में कोई भी XYZ पोस्ट है, तो हर जगह पर प्रेफरेंस किसको दी जा रही है, सिन्हाला स्पीकर्स को। अगर सिन्हाला स्पीकर्स नहीं मिल पा रहे किसी भी वजह से, तो तमिल्स को सोचा जा सकता है, ये भी नहीं कि तमिल को ही लेंगे, फिर भी सोचा जाएगा कि तमिल्स को लें या ना लें। वो अब भी इसी कोशिश में रहेंगे कि कोई सिन्हाला स्पीकर्स मिल जाए, तो सिन्हाला वालों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। A new constitution stipulated that a state shall protect and foster Buddhism। अब मैंने ये भी बताया था कि जो 70% जो लोग थे जो श्रीलंका के अंदर सिन्हाला स्पीकर्स थे, उनमें मेजोरिटी की अगर हम बात करते हैं तो मेजोरिटी कौन से रिलीजन की थी, बुद्धिज्म की, बुद्धिस्ट की। और जो 18% जो तमिल्स थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मेजोरिटी में थे। और कुछ 7% की अगर हम बात करें तो ये कौन थे, क्रिश्चियंस थे। तो हिंदू और मुस्लिम साथ साथ क्रिश्चियन, ये तीनों के तीनों कहाँ आ रहे हैं, 18% में। और बुद्धिस्ट जो मेजोरिटी में है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 के 100% बुद्धिस्ट हैं, बट मेजोरिटी में अप्रोक्स 80% हम मान के चले। तो ये कहां पर है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले। तो ये अपने रिलीजन को वेलफेयर के लिए, उसको और आगे अपलिफ्ट करने के लिए, उसको स्प्रेड आउट करने के लिए ही सारे के सारे काम किए जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कौन से रिलीजन के लिए, बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए। ठीक है जी, यहां तक कंसेप्ट क्लियर, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। अब alienation का मतलब क्या होता है, अब जैसे एक मूवी आई थी ना अभी पीके, उसमें कहते हैं ऊ गोला से आए हैं, तो ये ऊ गोला वाले बन गए। एलियन का मतलब कोई अलग, इनको ऐसा फील करवाया जा रहा है कि ये यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, ये श्रीलंका के इंसान है ही नहीं, ये कहीं और से आए, पता नहीं कहाँ से आए हैं। अब ये तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, कुछ इनमें इंडियंस तमिल भी हैं। अब फिलहाल ये श्रीलंका में रह रहे हैं, नेशनलिटी इनकी श्रीलंका वाले कोई बन गई, लेकिन इनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि ये कोई अनजान है, हम इनको जानते ना पहचानते। वो कहते हैं ना, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। तो ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं तमिल्स के साथ। कौन कर रहे हैं ऐसा, सिन्हाला। और रिलीजन को इसको बढ़ा रहे हैं, बुद्धिज्म को बढ़ा रहे हैं, तो बाकी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन को स्प्रेस कर रहे हैं। तो इनको एलिनेशन टाइप से फीलिंग करवाया, उनको फील करवाया गया कि आप लोग बिल्कुल ही हमारे लिए अननोन है, अनजान है। They felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policies denied them equal political right, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest। और तमिल्स यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको हर जगह से निकाला जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है हर चीज में, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो रिलीजियन है, चाहे वो पर्टिकुलर रीजन जो नॉर्थ और ईस्ट में, जहां पर जो तमिल रीजन, जो तमिल स्पीकर्स थे जो नॉर्थ में रह रहे थे, ईस्ट में रह रहे थे, उसमें श्रीलंकन और इंडियन दोनों थे, और जो बाकी वाला जो पार्ट था उसमें सिन्हाला स्पीकर्स रह रहे हैं। तो इनको हर चीज में बार बार ये फील करवाया जा रहा है कि आप अलग हैं, कोई हमारे कंट्री के नहीं है, या हमारे रिलीजन से नहीं है, हमारे रीजन से नहीं है, हमारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं है। तो इनको बार बार ये फील करवाया जा रहा है, इनको इस चीज के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है जी, अब देखो ये मैप जो दिखाया गया, ये जो यहाँ पर ये जो रेड कलर में जो आपको दिखाया जा रहा है, यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, ये जो एरिया है, ये कॉर्नर पे
ये जो आपको रेड कलर में पिंक कलर जो भी है ये कलर, इस पिंक कलर में ये जो दिखाया जा रहा है ये सारे के सारे कौन हैं? तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स हैं। कौन से तमिल स्पीकर्स? इंडियन तमिल स्पीकर भी हैं और श्रीलंकन तमिल स्पीकर भी हैं। और ये जो येलो कलर में जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये जो येलो कलर में जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे, ये इधर वाले, ये कौन है? ये सिन्हाला स्पीकर्स हैं। तो ये कौन है? ये सिन्हाला स्पीकर्स हैं। और यहां की अगर हम बात करते हैं, देखो अब मैं अलग अलग एरिया की बात कर देता हूं। तो ये जो येलो वाले हैं सिन्हाला, ये जो कलर है, ये जो कलर है ये कौन है? ये छोटे छोटे जो आइलैंड टाइप के जो बने हुए हैं ये कौन है? ये हमारे इंडियन तमिल्स हैं। और ये जो कलर दिखाई दिया ये कौन से थे? श्रीलंकन तमिल्स। थोड़े थोड़े इससे बटे हुए हैं, देखो ऐसे दिखा देते हैं हम आपको। पूरे को मैं एक बार रफ कर देता हूं फिर उसके बाद दिखाता हूं। देखो अब ये जो रीजन है, देखो छोटा सा रीजन है, इस रीजन यानी कि नॉर्थ के अंदर ये कौन है? इंडियंस। दूसरा कलर देख लेते हैं। अब ये जो कलर है ये जो कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर वाले कौन है? श्रीलंकन तमिल्स, ये इंडियन तमिल्स। और ये जो येलो कलर में है, ये जो येलो कलर वाले हैं ये लोग, ये इधर देखो हर जगह, ये कौन है? ये है सिन्हाला स्पीकर्स, सिन्हाला स्पीकर्स। और यहां जो ये जो बच गए, यहां ये जो बच गए, यहां ये वाले, ये कौन है? ये कौन है? हमारे इंडियन तमिल। यहां भी थे इंडियन तमिल्स, यहां भी इंडियन तमिल्स, ये भी इंडियन तमिल्स छोटे छोटे। और ये कॉर्नर पे बाउंड्री लाइन पे कोस्टल रीजन पे कौन है? श्रीलंकन तमिल्स। बीच में कौन है? सिन्हाला। इतना कंसेप्ट क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है। As a result, the relation between the Sinhala and Tamils communities strained over time. अब जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो रिलेशन और भी ज्यादा मुश्किल होता चला गया, बिगड़ता चला गया। हालात ऐसे हो गए कि एक दूसरे के साथ ये लड़ाई करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि तमिल्स को हर जगह पर डिसरिगार्ड भी किया जा रहा है, उनको हर जगह पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हर जगह पर उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको एलिनेशन वाली फीलिंग दी जा रही है। अब अगर आपके साथ भी ऐसा किया जाए, मान के चलो कि आप मेरे पास आए और मैं आप मेरे से कुछ बात कर रहे हैं और मैं आपको बात करूं ही ना ढंग से, आपको हर चीज में इग्नोर करूं, तो आपको भी यही फील होगा कि मैं इस इंसान से बात करने आया हूं और यहाँ पर मुझे कोई तवज्जो नहीं मिल रही, मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रही, तो यहाँ आने का फायदा क्या? फिर आप क्या करोगे? या तो यहाँ से चले जाओगे या फिर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने की सोचोगे। दो ही ऑप्शन है। और यहाँ अगर तमिल्स की मैं कंट्री की बात करता हूँ तो कंट्री में जाने का मतलब तो बनता नहीं कि भाई चलो इस कंट्री से निकल जाते हैं, वापस इंडिया चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, भूटान चले जाते हैं, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं। अब कंट्री के अंदर है, कंट्री का पार्ट है, तो कंट्री के अंदर ही रहेंगे। तो क्या करेंगे? कंट्री के अंदर रह के क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, उनके अगेंस्ट में स्ट्राइक करेंगे, या अगर वो नहीं मानते हैं फिर हम लड़ाई करेंगे। तो इसी को आगे ध्यान में रखते हुए जो मैंने कल एक ग्रुप का नाम बताया था LTTE, जिसको लीटे बोल देते हैं, तो वो ग्रुप बनाया गया था जो सोशल ग्रुप था, बाद में पॉलिटिकल ग्रुप बन गया और लास्ट में ये टेररिस्ट ग्रुप बन गया। अभी इनएक्टिव है ये ग्रुप, LTTE नाम का भी कोई ग्रुप एक्टिव नहीं है, फिलहाल इनएक्टिव है और ये श्रीलंका के अंदर था। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज, अब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्होंने एक पार्टी लॉन्च किया, स्ट्रगल्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि भाई जो तमिल है ना उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। आप लोगों ने सिन्हाला लैंग्वेज बना ली, तमिल को इग्नोर कर दिया, तो तमिल को क्यों नहीं आप लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे? नहीं बना रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये जो रीजन है जहां पर तमिल बोलने वाले जो लोग हैं यहां तो आप बना ही सकते हो। अगर पूरे के पूरे श्रीलंका में नहीं बना रहे तो इतने एरिया में बना दो, हम हो सकता है उतने में ही काम चला लें, लेकिन ये लोग इतने में भी एग्री नहीं कर रहे। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, कि जब जॉब के अंदर बात की जाए, एजुकेशन की जब बात की जाए, जहां पर हर जगह पर सिन्हाला स्पीकर को प्रेफरेंस पे रखा जा रहा है, उनको आगे रखा जा रहा है, तो हर जगह पर तमिल्स को भी इक्वालिटी पे लेके आओ। भाई इतना कर सकते हैं, 50-50 ना सही 60-40 कर लो, सिन्हाला को 60 दे दो, 40 तमिल्स को दे दो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 90% सिन्हाला को दे रहे हैं, कि 10% अगर मन किया तो तमिल्स को दे दिया, ना तो इग्नोर कर दिया।
तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई इसमें कहा कि तमिल को एक तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, दूसरा जो जॉब्स लग रहे हैं या फिर कोई और काम हो रहा है उसमें हर जगह पर इक्वलिटी लेके आओ। तो जॉब्स की बात की जाए या एजुकेशन की बात की जाए तो हर जगह पर इक्वलिटी की बात की जाए। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वो हर जगह पर सिनाला वालों को ही प्रेफरेंस पे रखा जा रहा था, अब तमिल वाले कह रहे हैं हमें भी रखो। But their demand for more autonomy to province populated by the Tamil was repeatedly denied। अब ये जो बार बार डिमांड कर रहे हैं ये लोग इनको इग्नोर करते जा रहे हैं और मना कर रहे हैं कि हम आपको ये राइट नहीं देंगे, इक्वल नहीं रखेंगे, ना ही तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। 1980s की बात की जाए तो बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट। अब इन्होंने कहा कि भाई जो तमिल बोलने वाला जो एरिया है ना, इसको आप एक काम करो, आप अगर हमारे लिए ये काम नहीं कर रहे ना तो हमें अलग कर दो, हमें अलग कंट्री बना दो, एक अलग एरिया बना दो कि भाई ये श्रीलंका में सिनाला स्पीकर्स हैं तो ये श्रीलंका बन गई, और ये सिनाला का टी बना दो, तमिल स्पीकर्स का वाला बना दो, हमें एक अलग से पार्ट बना दो, स्टेट बना दो, कंट्री बना दो, जो मर्जी कर दो। तो इन्होंने अपनी डिमांड की तमिल ईलम। ईलम का मतलब होता है पीपल, ईलम का मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में अगर हम बात करें पीपल, तो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का एक अलग से स्टेट बना दिया जाए। और कहां पर, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट था श्रीलंका का उनको बिल्कुल अलग कर दो, सिनाला एक तरफ, तमिल एक तरफ। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war। अब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो गया, जो पाकिस्तान के अंदर भी होता रहता है, बांग्लादेश में भी होता रहता है, श्रीलंका के अंदर भी होता रहता है। उस टाइम पर भी ये सिविल वॉर हुआ, दोनों ही जो कम्युनिटीज थी सिनाला स्पीकर्स की और तमिल स्पीकर्स की, ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करने पे तुल गए। अब इतने बड़े लेवल पे भी लड़ाई नहीं हुई कि मार काट हो गई, कई लाखों करोड़ों लोग मारे गए, ऐसा भी नहीं हुआ, बट वो कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में जनरेट हो गया कि जहां भी एक दूसरे को देखते हैं तो वो मन में यही चीज आती है कि इनको अभी मार दें, क्योंकि हमें इक्वलिटी चाहिए, हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हमें डिसरिगार्ड कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी इक्वलिटी होनी चाहिए, जैसे इंसान ये है वैसे इंसान हम भी हैं, तो हम सब इक्वल होने चाहिए। लेकिन ये हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते तो हमें इनके साथ लड़ना पड़ेगा। भाई अगर बात आराम से नहीं मान रहे, देखो जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ इतनी बातें कही कि भाई ठीक है मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं माने तो हमने क्या कर, लास्ट में क्या करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी। लड़ाई करने के बाद अपने आप मान गए। अब वो कह रहे हैं सीज फायर कर दो, लड़ाई को रोक दो, और लड़ाई रोकने की बात हमने की, ठीक है जी लड़ाई रोक देते हैं, फिर से उन्होंने उसका अपोज कर दिया, खुद ही सीज फायर के लिए कह रहा है और फिर से फायरिंग कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो ऐसा ही यहां भी हो सकता है, अगर ये दोनों कम्युनिटीज आपस में नहीं मानते तो सिविल वॉर में एक दूसरे के साथ ये लड़ाइयां भी करेंगे। अब एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। हजारों लोग मारे गए, लड़ाई झगड़े हो गए तो लोग मारे ही जाएंगे। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैंने एग्जांपल लिया, दोनों तरफ से जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं, कुछ सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, तो यहां भी दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये कहा गया कि आप देश छोड़कर भाग जाओ। कहां भागोगे हमें नहीं पता, चाहे इंडिया में जाओ या फिर मालदीव में जाओ, मॉरिशस में जाओ, कहां जाओगे हमें नहीं पता, यहां से निकलो, क्या बन जाओ, रिफ्यूजी बन जाओ। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया, बेघर हो गए बेचारे, इधर उधर घूम रहे हैं, कोई कहीं जाके सेटअप हो रहा तो कोई कहीं जाके रह रहा है, तो ऐसा भी हुआ। The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economical life of the country, जो कि लास्ट में 2009 के अंदर सिविल वॉर खत्म हुआ और फाइनली 2011 में LTTE ग्रुप को भी डिसबैंड कर दिया गया था। ठीक है जी, ये कुछ कहानी थी मेजोरिटेरियन की, कहां पर, श्रीलंका के अंदर। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अकोमोडेशन इन बेल्जियम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज का जो मेजोरिटेरियन का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, आज का जो मेजोरिटेरियन का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा श्रीलंका के अंदर, इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो ये डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपके डाउट के साथ वीडियो को शुरू किया जाएगा और पॉसिबली कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी डाउट्स आएंगे उन डाउट्स को वीडियो शुरू करने से पहले आपके डाउट्स खत्म किए जाएं। और बाकी का जो कंसेप्ट है, जो अकोमोडेशन इन बेल्जियम की जो हम बात करेंगे कि बेल्जियम में फिर कैसे कैसे काम चला, जो 3 गवर्नमेंट बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की,
कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें इक्वल इक्वल पार्टीशन कर, जो इक्वल पार्ट कर दिया, जो पावर है वो इक्वल इक्वल बांट ली। जो ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी थी जहां पर फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो कम, जो ज्यादा थे, डच बोलने वाले कम थे, उन्होंने भी इक्वलिटी कर ली। पैसे में जो अनइक्वल थे वो भी इक्वल इक्वल कर लिया। तो क्या क्या कहानी थी वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ जो हमने मेजोरिटेरियन का श्रीलंका के अंदर जो कंसेप्ट पढ़ा, इतना ही पढ़ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका जो सीबीएसई का जो फाइनल एग्जाम होगा, और अगर आपके अभी प्री बोर्ड शुरू होने, ये पीटी शुरू होने वाले हैं, यूटी शुरू होने वाले हैं, तो उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। यहां तक हम आ चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपके पावर शेयरिंग में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बेल्जियम के अंदर क्या क्या काम हुआ, देखो मैंने बताया बेल्जियम के अंदर जो कंसेप्ट था और जो श्रीलंका के अंदर जो कंसेप्ट था, दोनों बिल्कुल अलग हैं। श्रीलंका के अंदर जो कंसेप्ट है वो लैंग्वेज बेस पर है, सिनाला स्पीकर्स की है, मेजोरिटी की बात की गई है। जो मेजोरिटी सिनाला स्पीकर्स की थी, सारा का सारा काम उनके थ्रू हो रहा है, उन्हीं के लिए हो रहा है। जो तमिल्स हैं, जो माइनॉरिटी के अंदर है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उनको बिल्कुल एक तरफ से अलग किया जा रहा है। तो और अगर हम बेल्जियम की बात करें तो जो डच हैं, जो कि मेजोरिटी में ज्यादा हैं, पॉपुलेशन में ज्यादा हैं, फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो कम हैं। और अगर हम कंट्री जो कैपिटल है इसकी ब्रुसेल्स, उसकी बात करते हैं तो दोनों उल्टे हैं। जो फ्रेंच हैं वो ज्यादा हैं 80%, जो डच हैं वो कम हैं 20%। अगर हम पैसे की बात करते हैं तो जो 40% जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो पैसे में ज्यादा अमीर हैं, जो 59% जो डच बोलने वाले लोग थे वो पैसे में गरीब थे। तो ये कुछ कहानी चली हुई थी बेल्जियम के अंदर। तो अब इन्होंने अपनी सरकार के अंदर अपनी जो गवर्नमेंट फॉर्म की उसके अंदर कैसे कैसे काम किया कि दोनों ही जो डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर जो ज्यादातर मेजोरिटी में थे, उन दोनों ने कैसे कैसे काम किया, वो सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है कि बेल्जियम के अंदर क्या क्या काम हुआ। चलो देखते हैं। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, बिल्कुल ही अलग रास्ता इन्होंने चुना। अब जो श्रीलंका के अंदर था वो इनका श्रीलंका के अंदर बिल्कुल अलग था, और अगर बेल्जियम की बात करें तो इनका जो रास्ता था वो बिल्कुल ही अलग था। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस, किसको, रीजनल डिफरेंस को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी का मतलब एक तरह से फैलाव, जहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाए, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजियन, इस टाइप की जब चीजें मिल जाती है तो उसको हम डाइवर्सिटी बोल देते हैं। एक ही जगह पर जहां मिल जाए तो उसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोल देते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, यूनिटी भी है, डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतना ज्यादा फैलाव होने के बाद भी हम सब एक साथ हैं, यूनाइट हैं, तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं कौन से टाइम पीरियड की, 1970 से लेके 1993 के बीच की बात हम बात कर रहे हैं। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, और इन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार अमेंड किया। अब अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट ये जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, या लीगली टर्म्स में यूज कर सकते हैं। अमेंडमेंट का मतलब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में बात करूं तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी पुरानी चीज को रिमूव करना या कोई नई चीज को उसके अंदर एड ऑन कर देना। कोई भी बुक है, उस बुक से कोई पेज निकालना है या उसके अंदर कोई नया पेज चिपकाना है, तो ये है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के लिए हम कहाँ जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई भी नई चीज को एड ऑन करना है या पुरानी चीज को रिमूव करना है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। तो ऐसे ही बेल्जियम के अंदर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो टाइम पीरियड है 23 इयर्स का, 1970 से लेके 1993 तक का जो टाइम पीरियड है, इस बीच में इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया, चेंज किया। क्या चेंजेस किया, एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ रहें, यूनाइट होकर रहें, एक नेशनलिटी की, एक नेशनलिज्म की बात को लेके चले। ऐसा नहीं है कि हम फ्रेंच बोलने वाले हम बिल्कुल अलग बन जाएंगे, हम डच बोलने वाले हम बिल्कुल ही अलग बन जाएंगे, हमारा फ्रेंच बोलने वालों से, हमारा डच बोलने वालों से, हमारा जर्मन बोलने वालों से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे के सारे हम यूनाइट होके रहें, एक ही जगह पर रहें, एक ही देश में रहें, तो सेम कंट्री में रहें, टुगेदर, लिव टुगेदर। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड वेरी इनोवेटिव।
अब इन्होंने जो काम किया ना वो वाकई में लाजवाब था। वो एक एग्जाम्पल सेट हो गया बाकी सभी कंट्रीज के लिए, वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उन सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया। और आज भी अगर हम देखते हैं इस मॉडल को, जो बेल्जियम का जो मॉडल है, इस मॉडल को जब हम देखते हैं, गवर्नमेंट जो इन्होंने बनाई, जिस जिस तरीके से इन्होंने काम किया, इतने सारे डिफरेंसेस जो होने के बाद भी इन्होंने अपने अपनी पार्लियामेंट या किसी भी जगह पर अगर हम बात करते हैं तो उसमें 50-50 करके और मिलजुल कर काम चला लिया अपना, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ। जैसे हम श्रीलंका के अंदर हमने बात की थी, वो लैंग्वेज के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया और अब तक भी बिल्कुल सही चला हुआ है सारी की सारी चीजें। Here are some of the element of the Belgium model। अब बेल्जियम मॉडल के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, अकोमोडेशन इन बेल्जियम से। अब मॉडल बताने आपको, ये जो 4 मॉडल्स थे, 3 जो मेनली मॉडल्स थे, वो 3 मॉडल क्या क्या, जैसे हमारे अगर इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर जो हम गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को हम 3 लेवल पे डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट, जो रीजनल गवर्नमेंट बनती है। और तीसरा हमारे इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जो हमारे रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर, जो गांव के अंदर जो सरपंच बनाए जाते हैं, शहरों के अंदर जो काउंसलर बनाए जाते हैं, पार्षद जिनको बोलते हैं, तो ये जो अपने अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो हेड बनाए गए हैं, तो उन्हीं को हम लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट का नाम देते हैं, ताकि पूरे के पूरे इंडिया में, चाहे अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक, पूरे के पूरे एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो और कोई भी पार्ट हमारे कंट्री का अनडेवलप्ड ना रहे। ठीक है जी। चलो, अब पहली बात इन्होंने क्या की, जो पहला एलिमेंट था वो क्या था? अब पहले एलिमेंट की हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की मैंने यहाँ पर बात की, ये तो मैंने किसका नाम लिया? इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पर नाम लिया, ये इंडिया का मॉडल है। और अब मैं यहाँ पर बेल्जियम के मॉडल की बात कर देता हूँ, बेल्जियम के मॉडल की। अब यहाँ पर भी इन्होंने 3 टाइप की ही गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट से थोड़ा सा अलग। अलग क्या है? अब हमारे इंडिया के अंदर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हमने बेल्जियम के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली, बेल्जियम के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली। दूसरे नंबर पर हमारे इंडिया में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, तो यहां भी इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बना दी। तो दूसरा कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो तीसरी इन्होंने बनाई, देखो तीसरा अपने इंडिया में क्या थी? लोकल गवर्नमेंट। यहां इन्होंने लोकल गवर्नमेंट ना बनाकर इन्होंने क्या बना दी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नई टर्म है हमारी, अगर कंट्री के हमारे कंट्री की गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किया जाए, जो 3 लेवल हमने बनाए थे गवर्नमेंट के, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, अगर उसी कंसेप्ट में हम बेल्जियम को देखते हैं तो सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी, यानी कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज बोलने वाला जो एरिया है, जो कम्युनिटी बन गई, उनके डेवलपमेंट के लिए एक हमने गवर्नमेंट बना ली। हमने यहाँ लोकल गवर्नमेंट बनाई, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज को के अंदर काम करने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लैंग्वेज बेस पर भी बना दिया, रिलीजन बेस पर भी बना दिया, कि जो रिलीजन है वो अपना काम संभालेंगे, जो लैंग्वेज वाले हैं वो अपना काम संभालेंगे। तो हर किसी के लिए गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, जो अलग अलग हिस्से जो थे वो बना दिए। तो ये मॉडल चलाया बेल्जियम ने। तो पहला क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स इक्वल होंगे। कौन कौन से मेंबर्स इक्वल होंगे? फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर। जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो भी इक्वल होंगे, जो डच स्पीकर हैं वो भी इक्वल होंगे। और वैसे अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं हम, जो बेल्जियम के अंदर पॉपुलेशन की बात करें, तो ज्यादा कौन से थे? डच बोलने वाले, यानी कि जो नीदरलैंड के टच में थे 59%, और जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो कौन थे? 40%। कम थे ये 59, ज्यादा थे। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की, तो दोनों ने क्या किया? इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया, कि भाई ऐसा नहीं होगा कि डच स्पीकर ज्यादा हैं तो इनके मेंबर ज्यादा होंगे, नहीं। फ्रेंच स्पीकर कम है तो इनके मेंबर कम होंगे, नहीं। फ्रेंच वालों के पास पैसा ज्यादा है तो इनके पास पावर ज्यादा होनी चाहिए, नहीं। डच वालों के पास पैसा कम है, इनके पास पावर कम होनी चाहिए, नहीं।
तो इन्होंने क्या किया भाई, दोनों ही मिलजुल कर, हमारा ही देश है, चाहे हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, हैं तो हम इसी कंट्री के और इसी कंट्री के हैं, तो हम दोनों क्या करेंगे, इक्वल इक्वल सारा का सारा काम करेंगे, जितना रिप्रेजेंटेटिव आपका उतना ही रिप्रेजेंटेटिव हमारा, यानी कि फ्रेंच और डच। ठीक है जी। आगे इन्होंने क्या किया, द स्पोर्ट, अब आगे जो इन्होंने किया, हाँ ये अपना हो गया तमिल, ओके चलो भाई। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic groups. Thus, no single community can make decision unilaterally. अब दोनों में से अगर एक भी पीछे हट रहा है किसी भी डिसीजन से, तो ऐसा नहीं कि डच वालों ने मना कर दिया और फ्रेंच वालों ने अपना डिसीजन ले लिया और अपना काम कर लिया, या फ्रेंच वालों ने मना कर दिया, डच वालों ने अपना काम कर लिया, ऐसा नहीं होगा। दोनों के ऊपर सबकी सहमति होनी चाहिए, फ्रेंच वालों की भी उतनी ही, डच वालों की भी उतनी ही, तभी काम होगा। ठीक है जी। ये पहला काम किया इन्होंने, क्या काम किया, ये जो काम किया इन्होंने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फ्रेंच और डच स्पीकर्स को इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दे दिया। ये पहला काम इन्होंने किया। ये कौन सा काम किया, पहला काम किया। दूसरा काम क्या किया, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये लाइन जो इन्होंने बोल दी ना, ये इंपॉर्टेंट बन गई। कैसे बन गई, अब हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, अब देखो मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं दोनों को, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। मैं बेल्जियम की डायरेक्टली भी बात कर सकता था, बट मैं इंडिया को आपको इंडिया के साथ इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो हमें इसकी गवर्नमेंट कैसे काम करते हो पता है। तो अगर हमें इस बात की पता है, तो हम दूसरे कंट्री से जब इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को बहुत जल्दी समझ सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कौन डिपेंड करता है, लोकल गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंटली ये भी कुछ नहीं कर पा रहे, इंडिपेंडेंटली ज्यादा कुछ ये भी नहीं कर पा रहे। ठीक है जी। तो और यहां पर अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने क्या कह दिया कि भाई हमने जो स्टेट गवर्नमेंट बना दी, हमने जो स्टेट गवर्नमेंट बना दी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है, उसके कहने पर काम नहीं करेंगे, उसके नीचे काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अपना अलग करेंगे। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल लेवल के मुद्दों को देखेगी, उनको उनके इश्यूज को सोल्व करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के जो इश्यूज है उनको सोल्व करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर इसके बीच में नहीं रहेगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी वो अपने इश्यूज को सोल्व करेगी, उसमें ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल। सिर्फ कम्युनिटी के जो मेंबर बने, जो रिप्रेजेंटेटिव बने, वो अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो तीनों ही अलग अलग बन गई, तीनों में कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं। और यहां पर हम बात करें तो सबऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया कि जो पावर है वो किसको भी दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बना ली थी, दूसरा इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बना ली, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं बनाया। ये बात याद रखना भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं तीसरा काम क्या किया। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representatives. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representatives in the आगे कहाँ है, in the accepted equal representation in the central government. ठीक है जी। Apart from the central and state government, apart from the central and state government, there is a third kind of government. अब मैंने जो लास्ट पेज में बताया कि यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर जो तीन टाइप की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ऐसे ही बेल्जियम के अंदर भी तीन टाइप की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी। तो तीसरे टाइप की भी गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, क्या, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब नाम क्या रखा, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। अब भाई मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो हिंदी बोलने वालों की जो कम्युनिटी है ना, तो वो हिंदी बोलने वाले अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे, और वो जो चुनेंगे, जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया अपनी लैंग्वेज बोलने वालों का, वो उसी के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मैं इंग्लिश वालों का रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा, पंजाबी बोलने वालों का रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा, संस्कृत वालों का, ऐसा नहीं होगा। हिंदी वाले हिंदी वालों को रिप्रेजेंट करेंगे, पंजाबी वाले पंजाबी को करेंगे, संस्कृत वाले संस्कृत को करेंगे, उर्दू वाले उर्दू को करेंगे। तो
अब जैसे एक लैंग्वेज की एक कम्युनिटी बन गई, डच की अलग बन गई, फ्रेंच की अलग बन गई, और जो जर्मन बोलने वाले 1% लोग थे उनकी भी अपनी गवर्नमेंट बन गई। तो डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग के अपने अपने लैंग्वेज के बेस पे कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव आ गए, नो मैटर वेयर दे लिव। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। आप देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो बेल्जियम का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पर थी इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स, यहाँ पर क्या थे, डच स्पीकर्स थे, इधर क्या थे, फ्रेंच स्पीकर्स थे, ये जो एरिया है ये जर्मन स्पीकर्स का था, है ना। अब यहां पर भी तो डच, यहां पर भी तो फ्रेंच स्पीकर्स हैं। ये जो एरिया है, ये जो एरिया बन गया यहां पर, ये वाला, ये देखो ये जो एरिया बन गया, यहां भी तो डच, ये फ्रेंच स्पीकर्स हैं। ये जो एरिया बन गया, यहां भी तो डच स्पीकर्स हैं, है ना। डच स्पीकर्स भी हैं फ्रेंच वाले रीजन में, फ्रेंच स्पीकर्स भी हैं डच वाले रीजन में। अब यहां पर ये जर्मन वाले रह रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो डच वाले हैं ना, वो सिर्फ इतने एरिया के लिए काम नहीं करेंगे, या सिर्फ इतने एरिया के लिए काम नहीं करेंगे। अगर डच यहां रह रहे हैं तो ये भी इसी के अंदर काउंट किए जाएंगे, उनको अलग से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, उनके लिए अलग से गवर्नमेंट नहीं बनाई जाएगी। अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और हरियाणा का कोई भी इंसान अगर पंजाब में, राजस्थान में या किसी अदर स्टेट्स में रह रहा है, तो अगर यहां पर कम्युनिटी बनाई गई, हरियाणा वालों की अलग से कम्युनिटी बनाई गई, तो चाहे वो किसी भी स्टेट में है, वो भी इसी कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है जी। तो ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता था। नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल। अब क्या क्या पावर थी, पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब ये कौन कौन से इश्यूज को सोल्व करेंगे, इश्यूज कौन कौन से सोल्व करेंगे, पहला कल्चरल। अब कल्चरल के अंदर क्या क्या है, जो जो इनकी अपने अपने कल्चर होते हैं, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना, ये हमारा कल्चर हो गया। पंजाब के अंदर सिर पे जो सिख जो है वो पगड़ी बांधते हैं, टर्बन बांधते हैं। साउथ इंडिया के अंदर हम मूवीज के अंदर देखते हैं वो शर्ट पहनते हैं, नीचे लुंगी पहनते हैं, ये इनका कल्चर हो गया, है ना। अगर ट्राइबल एरियाज के अंदर देखें तो कोई सींग लगाता है, कोई गले में हड्डियों की माला पहनता है, कोई कुछ करता है, इस टाइप का ये इनका कल्चर है। ठीक है जी। एजुकेशनल, अब अपने एरिया के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जो हम एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाते हैं, उन सब के लिए भी काम करेगा। और लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, जो भी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो उस लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू आ जाए तो कल्चरल, एजुकेशनल और तीसरा कौन सा था हमारा, लैंग्वेज, कल्चरल, एजुकेशन, लैंग्वेज, CEL। तो इन तीनों से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ जाए उनको सोल्व कौन करेगा, उनको सोल्व करेगी हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सोल्व करेगी भाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। पहला, सेंट्रल लेवल पे अगर कोई इश्यूज आता है तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजनल लेवल पे कोई आता है, स्टेट लेवल पे कोई इश्यूज आता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो इस इश्यू को खत्म करेगी। और तीसरा कौन सा था, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किस किस के ऊपर काम करेंगी, लैंग्वेज के ऊपर, कल्चर के ऊपर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। अगर इनमें कोई भी इश्यूज आता है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट उस इश्यू को रिजोल्व करेगी, खत्म करेगी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ कम्युनिटी गवर्नमेंट का ही रोल रहेगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो है। देखो, तीन अलग अलग लेवल हमने बना दिए, हमारे इंडिया में भी तीन अलग अलग लेवल, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अगर लोकल लेवल को काम करना है तो उसको पहले फंड की जरूरत पड़ेगी। फंड लेने के लिए किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट को फंड की जरूरत है, खत्म हो गया पैसा, तो कहां जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यहां पर ऐसा नहीं है भाई, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग काम करेगी, सिर्फ सेंट्रल लेवल पे काम करेगी। जो जो इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो जो एरियाज हैं, जो जो लिस्ट कह सकते हैं, जो जो सब्जेक्ट की लिस्ट जो कह सकते हैं हम, तो जिन जिन सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी सिर्फ उनके ऊपर ही करेगी, बाकी स्टेट में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हिस्से में काम करेगी, लोकल गवर्नमेंट अपने एरिया में काम करेगी, अपनी कम्युनिटी में काम करेगी, लैंग्वेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कल्चर के लिए काम करेगी। तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिंक्ड होकर काम कर रहे हैं, डिफरेंस हो गया। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड हमें लगा। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। जो बेल्जियम में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। बहुत अच्छे से काम किया। अब श्रीलंका के अंदर तो प्रॉब्लम हो गई, मेजरली दो ही लैंग्वेज थी, तमिल और सिनालाज। उसके बाद में उनसे ये काम नहीं हुआ। यहाँ तो कुछ तमिल बोलने, कुछ हमारे डच स्पीकर्स भी हैं, कुछ फ्रेंच स्पीकर भी हैं, जर्मन स्पीकर्स भी हैं,
उसके बाद भी मेजोरिटी भी अलग अलग है, उसके बाद भी इन्होंने एक मिलजुल कर काम कर लिया। ये मॉडल पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। They help to avoid civic strife between the two major community and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen its headquarter. ये भी मैंने एक दिन बताया था आपको, जब हमने चैप्टर शुरू किया तो मैंने यूरोपियन यूनियन वर्ड का यूज किया था और मैंने कहा था कि जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 28 स्टेट्स थे, उन 28 स्टेट्स ने जब यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया था और लास्ट में ब्रिटेन को उससे निकाल दिया था, तो एट प्रेजेंट हमारे पास जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर 27 जो कंट्रीज हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं, तो जिसमें पहले 2 वीटो पावर कंट्री थी, ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन ब्रिटेन को हमने निकाल दिया। निकाल क्यों दिया वो मैं डिटेल में बताऊंगा किसी वीडियो के अंदर। तो ब्रिटेन को निकाल दिया तो हमारे पास अब कौन सी कितनी कंट्री बच गई, 27 कंट्रीज बच गई, और उन 27 में एक कंट्री है जिसके पास अब वीटो पावर है, यानी कि कौन सी, फ्रांस है। तो यूरोपियन यूनियन ने फिर क्या किया कि उसी के आसपास एक बहुत शांत कंट्री है जहां पर इतने सारे कॉम्प्लिकेशन के बाद भी उन्होंने अपना बहुत इजीली और बहुत नॉर्मली शांति पीसफुली उन्होंने अपना अपना काम कर लिया, इश्यू को रिजोल्व कर लिया। तो उसकी जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उस ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन ने अपना क्या चुन लिया, हेडक्वार्टर्स चुन लिया। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज बन सकता है। ब्रुसेल्स इज द हेडक्वार्टर ऑफ, फिर 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आपको दी जाएंगी, उनमें से किसी एक का आपको टिक लगाना है, किसी एक का मतलब यूरोपियन यूनियन। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी को इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो आपको ब्रुसेल्स को ढूंढना है। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट हुए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट बनी थी स्टेट लेवल पे, और तीसरी बनी थी लोकल गवर्नमेंट की जगह कम्युनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए काम किया, लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस के लिए, कल्चर के लिए, और अपनी जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन और कल्चर, इन तीनों के लिए काम किया। ठीक है जी, चलो ये था हमारा बेल्जियम का मॉडल। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो पावर को शेयर किया जा रहा है, उस पावर को शेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 4 मार्कर में बन सकता है, कई बार ये 6 मार्कर में भी दिया जा सकता है, 5 में भी दिया जा सकता है, 3 में भी हो सकता है कि कम पॉइंट लिखने हो तो 3 मार्कर में भी दिया जाता है। नॉर्मली ये 3 और 5 6 में दिया जाएगा। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमने अकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ा, बेल्जियम के अंदर कैसे कैसे गवर्नमेंट बनी, कैसे कैसे उन्होंने अपने इश्यूज को रिजोल्व किया और अपनी एक स्मूथली और पीसफुली जो गवर्नमेंट है उसको चलाया, अपने देश को बहुत ही शांति प्रिय बना दिया। इसी की वजह से जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, उसको यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। तो ये सारा का सारा हमारा बेल्जियम का मॉडल था। इस बेल्जियम मॉडल में जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। किया फिर श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटेरियनिज्म का जो कंसेप्ट था उसको भी क्लियर किया। फिर हमने अकोमोडेशन इन बेल्जियम भी पढ़ा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है, जो पावर को शेयर हम कर रहे हैं वो डिजायरेबल क्यों है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं फाइनल एग्जाम्स की बात करूं, जो आपके बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और ये इसका जवाब मैंने पहले ही दिया था, जैसे ही मैंने ये वीडियो का सेशन शुरू किया था पार्ट 1। तो पावर शेयरिंग जब हमने चैप्टर शुरू किया तो मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग होता क्या है और क्यों हमें पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों पावर शेयरिंग एक जरूरी हो जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, या अगर किसी कंट्री को अगर अच्छे से रूल करना है, अच्छे से उस कंट्री को चलाना है, तो उस कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने बताया था। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहीं पर है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख भी देता हूं। एक तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, और दूसरा जो हमारा अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं इस चैप्टर से। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका या अकोमोडेशन इन बेल्जियम,
ये मैंने बता दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखते हैं क्या क्या वजह है कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, अब ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए है। आप अपनी लैंग्वेज में भी अगर आंसर को लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये लैंग्वेज यूज करोगे तो शायद थोड़ा सा और भी अच्छा होगा, 1-2 नंबर आपको ज्यादा मिल सकता है। 1-2 नंबर का मतलब आउट ऑफ 100। ये नहीं कह रहा कि मैं क्वेश्चन के अंदर 1-2 नंबर इतना डिफरेंस नहीं होगा। आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज करोगे, अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, तो अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है पॉइंट टू पॉइंट अपनी ही लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज को छोड़ दिया, तो भी आपको फुल स्कोर मिलेगा। तो इस चीज से कभी भी मत घबराना कि आपने बुक इस लैंग्वेज का यूज नहीं किया, आपने अपनी लैंग्वेज का यूज करके आपको क्वेश्चन का स्टिक आंसर देना है। आपकी बात को घुमाना नहीं है, इधर उधर की बातें उसमें ज्यादा नहीं करनी है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है, चाहे अपनी लैंग्वेज में तो या बुक इस लैंग्वेज में, तो बात एक ही है। ठीक है जी। तो पहली वजह क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड, अच्छी है, वो तो सबको ही पता है अच्छी है। क्यों है? बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो हमारे सोशल ग्रुप्स बने हुए होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं, जो तनाव हो जाते हैं, जो एक दूसरे के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े जो हो जाते हैं, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो उन इश्यूज को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर देती है कौन? पावर शेयरिंग। कैसे दूर करेगी देखते हैं। नहीं, ये नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस, अगर सोशल ग्रुप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो वो लड़ाई झगड़े का रूप भी लेंगे, वायलेंस हो जाएगा। एंड पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी, अब वो इतना बड़ा रूप भी ले सकती है कि वो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी भी कर सकती है। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो हमारी राजनीतिक पावर है, जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र करें, तो उनको हम गिरा सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं। यानी कि उसके अंदर हम जो एक वर्ड जो हम यूज करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके और सरकार को गिरा सकते हैं। क्योंकि अगर सोशल ग्रुप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो इनका डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। और जब रिप्रेजेंटेटिव रूलिंग पार्टी का साथ नहीं देंगे, वो किसी ओपोजिशन पार्टी के साथ मिल जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं। कॉन्फिडेंस और नो ओपोजिशन जो होगी इस चीज का फायदा उठा के क्या करेगी? नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल पास कर देगी पार्लियामेंट के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, दोनों के। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल पास हो गया असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर या सीएम को रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे इन दोनों में से किसी ने भी रिजाइन किया, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने, स्टेट लेवल पे सीएम ने, तो जैसे ही इन्होंने रिजाइन किया, पूरी की पूरी असेंबली, पूरी की पूरी लोकसभा रिजाइन कर देगी, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। तो छोटी सी बात वहां तक पहुंच गई है ना। बात वैसे कहने को छोटी है, लेकिन पावर शेयरिंग की जो बात है वो इतनी छोटी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट छोटा है, लेकिन पावर शेयरिंग जो वर्ड है ये कहने को छोटा है, लेकिन इसका मतलब जब हम निकालते हैं तो ब्रॉडर मीनिंग बनता है, इसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब पावर शेयरिंग होती रहेगी, सबके पास पावर शेयर होती रहेगी। पावर सबके पास का मतलब क्या है? जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने अपने इंडिया के अंदर 3 लेवल पे पावर को शेयर किया है। कौन कौन सा? सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। बेल्जियम का जब हमने जिक्र किया था तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे। 3 लेवल पे यहां पर जिक्र किया था, 3 लेवल पे हम अपने इंडिया की बात करते हैं। ठीक है जी। तो imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long term it determines the unity of the nation. और यूनिटी ऑफ द नेशन कब बनेगी? जब पावर को शेयर किया जाएगा। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, तो कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट के, यानी कि अपने अपने लेवल पे तीनों के तीनों गवर्नमेंट काम कर रही हैं। और तीनों की तीनों गवर्नमेंट काम कर रही हैं तो हमारा जो तरीका है, जो रूल करने का जो तरीका है, या फिर अलग अलग एरियाज के अंदर जो हम रूल कर रहे हैं, वो सारा का सारा बिल्कुल सही चल रहा है, तो देश के अंदर यूनिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल। देयर इज अ सेकंड। अब पहली वजह तो ये थी कि भाई जो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी होने के बाद
जो रूलिंग पार्टी है वो मेजोरिटी में नहीं रहेगी, मेजोरिटी में नहीं रहेगी तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी तो पूरे देश के अंदर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। हमारे इंडिया का कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, यहाँ पर हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, और सिर्फ बेल्जियम की नहीं, पूरे इंडिया की ही बात, पूरे वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं। दूसरी वजह क्या है, डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब दूसरी वजह पूछना, ये कहना चाह रहा है कि पावर शेयरिंग अगर किसी भी डेमोक्रेसी, अब हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, कितनी अच्छी है, ये बताना चाह रहा है यहाँ पर कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर डेमोक्रेसी के अंदर, अब देखो डेमोक्रेसी के अंदर अगर पावर को डिवाइड नहीं किया, पावर को डिवाइड नहीं किया तो कोई ना कोई एक गवर्नमेंट डोमिनेंट होगी। अगर मान के चलो मैंने सारी की सारी पावर किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को मैंने पावर दी ही नहीं, तो डोमिनेंसी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनेंसी रहेगी तो यहां पर डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, है ना। तो अगर हमने सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट तो रहेगी नहीं अगर सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लोकल गवर्नमेंट को पावर वैसे नहीं मिलेगी क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो डायरेक्टली हम सारी की सारी पावर लोकल गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबके पास रहेगा, यानी कि सेंट्रल लेवल पे पूरे के पूरे कंट्री के अगर लेवल पर हम बात करते हैं तो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। अगर हम पर्टिकुलरली किसी स्टेट की बात करते हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, यूपी जो भी है, तो इनकी हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी। फिर जो हमारे लोकल एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, जहां पर सरपंच भी बनाए जाते हैं इलेक्शन करके, और जो पार्षद शहरों के अंदर बनाए जाते हैं, वो हमारा क्या है, लोकल एरिया है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए, लोकल एरियाज के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने क्या बनाया था, लोकल गवर्नमेंट बनाया था। तो पावर सबको डिवाइड कर दी अपने अपने एरियाज में। तो ये क्या है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to consulted on how they are to be governed. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. अब देखो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये आप लोग पहले पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी, पहले तो हम पावर शेयरिंग बाद में करेंगे, पहले ये पता होना चाहिए पावर शेयरिंग होता, ये डेमोक्रेसी होता क्या है। यहां मैं लिख रहा हूं डेमोक्रेसी क्या होता है भाई। डेमोक्रेसी देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो हमारा कंट्री है उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, अब ये मैंने बना दिया क्या, ये मैंने बना दिया अपना कंट्री, और कंट्री की जो पॉपुलेशन है ये मैंने बना दी पॉपुलेशन। इसी पॉपुलेशन के अंदर से कोई ना कोई एक आदमी, कोई ना कोई एक आदमी, इसी पॉपुलेशन के अंदर से कोई ना कोई एक आदमी इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। और जब ये रिप्रेजेंटेटिव बन गया तो काम किसके लिए करेगा, इसी पब्लिक के लिए काम करेगा। यानी कि इसी पब्लिक में से ही कोई एक आया, इसी पब्लिक ने इसको वोट दिया, और जब ये रिप्रेजेंटेटिव बन गया यानी कि इलेक्शन जीत गया, तो काम भी इसने किसके लिए किया, इन्हीं लोगों के लिए किया जिन लोगों ने इनको इलेक्ट करवाया था, जिन लोगों ने इसके फेवर में वोट डाला था, उन्हीं लोगों ने ही इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। तो हाँ जी बताओ, इन लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, इन्हीं के लिए काम कर लिया, इन्हीं में से एक है। तो व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, when the representative of the people is directly elected of the people, ये लाइन याद रखना भाई, ये जो तीन वर्ड्स मैं यहां पर लिखूंगा, of the people, by the people and for the people, जहां पर लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों में से ही, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही इलेक्ट किया जाए, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। उस कंट्री के अंदर कौन सी फॉर्म यूज की जा रही होगी, डेमोक्रेसी। तो यहां पर हम आगे कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर या जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि यहां पर चार चीजें होती हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और डिक्टेटरशिप। एक आर्मी रूल की भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ऐसा हो जाता है। तो इनके अंदर थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो क्या क्या डिफरेंस है
कब मिलिट्री रूल लग सकता है, कब डेमोक्रेसी आ सकती है, कैसे डिक्टेटर्स बना जाएगा, मोनार्की कब होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये जो छोटा छोटा डिफरेंस है ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। हिस्ट्री में जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारे सारे डिफरेंस मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो जो हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो हमारे जो सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो पावर को शेयर नहीं किया जाएगा। अगर लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, लोग उसके अंदर अपना ये कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, तो पार्टिसिपेशन नहीं देंगे तो फिर पावर शेयरिंग किसके साथ की जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक वजह है पावर शेयर करने की। नेक्स्ट, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल। अब ये क्या है भाई, ये वन वर्ड में आ सकता है और इसका आंसर यहां पर लिखा गया है। ये जो आपकी बुक में रेड कलर में इस टाइप से जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग आपके उसी पेज के नीचे वाले पार्ट में दिया जाएगा। देखो प्रूडेंशियल क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस ऑन और केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन। कि जो यहाँ पर हम मेजोरिटी की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं, जब हम या तो प्रॉफिट में होते हैं या हम लॉस में होते हैं, तो उसकी उस टाइम की बात कर रहे हैं। प्रूडेंशियल डिसीजन जो है वही कॉन्ट्रास्ट होता है, जो डिसीजन होता है जो वो प्योरली बेस्ड किसके ऊपर होता है, मोरल कंसिडरेशंस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है जी। एंड द सेकंड मोरल, while prudential reason stress that power will bring out better outcome, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable। ये था कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। दो वजह थी, पहला पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बनाने के लिए, दूसरा पीपल का पार्टिसिपेशन कराने के लिए। ये दो मेन वजह थी कि हमें पावर को शेयर करवाना जरूरी है। नेक्स्ट और जो तीसरा हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, हम पावर को कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो हम पावर को चार तरीके से शेयर कर सकते हैं भाई। कितने तरीके से, चार तरीके से। अब ऐसे पॉइंट बना के आपकी बुक में चार पॉइंट बना रखे होंगे, मैं डायरेक्ट कहानी नहीं पढ़ रहा क्योंकि कहानी अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी, तो मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं फिलहाल। देखो पहली जो पावर शेयरिंग की चार फॉर्म कौन कौन सी हैं, पहली कि जो पावर को शेयर किया जा रहा है किसमें, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऑर्गन्स का मतलब जो अंग होते हैं जो गवर्नमेंट के, कौन कौन से हैं, देखो ये है हमारी गवर्नमेंट, ये है जी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के होते हैं तीन ऑर्गन्स, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, तो तीसरा जुडिशरी। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, तो तीसरा जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो जब पावर को इन तीनों ऑर्गन्स के अंदर डिवाइड किया जाए, जब पावर को इन तीनों के अंदर डिवाइड किया जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। यहां पर हम दो वर्ड्स यूज करेंगे भाई, एक तो हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। अब यहां ये याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। फिर चार ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, ये एक ऑप्शन ये लिखा होगा तो ये सही है, बाकी तीन गलत है। या फिर तीन फॉर्म होंगी इसकी, एक नहीं होगी। तो पूछा है कि कौन सा इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है, तो जो भी एक नहीं है वो आपको बताना है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जब पावर को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन तीन ऑर्गन्स के अंदर जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाता है। और ये हमारा पहला फॉर्म है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है जी, पूरी कहानी यही लिखी है। नेक्स्ट, और ये जो सिस्टम है ना, अब देखो इसमें इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर रहा, यहां पर इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर रहा। अगर हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, अगर हम
चलो भाई, अगर हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, ये हमारी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के पार्ट कितने, पार्लियामेंट के अंदर हम यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, ये दो चीजें पार्लियामेंट में है, और तीसरा कौन, प्रेसिडेंट। फिलहाल हम प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे, तो ये किसका पार्ट बन जाता है, एग्जीक्यूटिव का। ये दोनों किसका पार्ट बन जाते हैं, लेजिस्लेटिव का। यानी कि पार्लियामेंट जो है किसका पार्ट है, लेजिस्लेटिव का। और लास्ट में जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो हमारी पार्लियामेंट है, और उसको इम्प्लाई करने का काम किसका है, जुडिशरी, है ना। जो लोगों को न्याय वगैरह दिलवाता है वो कौन, वो किसका काम है, जुडिशरी का। तो जुडिशरी हमारे अगर कंट्री की हम बात करते हैं तो वो भी 3 लेवल पे है। एक तो पूरे देश के लिए यानी कि सेंट्रल लेवल पे, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट का नाम देते हैं। एक स्टेट लेवल पे होती है जिसको हम हाई कोर्ट का नाम लेते हैं। और तीसरा जो हमारे स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स बने रहते हैं वहां पर काम करती है, और उसको हम सबॉर्डिनेट कोर्ट का नाम दे देते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर जो पार्लियामेंट के अंदर हमने कोई एक्ट कोई बिल लेके आए, बिल पास करवा दिया, एक्ट बन गया, तो यहां से बिल पास हो गया। बिल पास होने के, लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, पास होने के बाद वो कहाँ गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दिया, हाँ कर दिया, साइन हो गए। साइन होने के बाद फिर वो लोगों तक पहुंचाया जाता है ना। तो तीनों के तीनों ही आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अकेला कोई ना कोई काम कर लेगा, अकेला कोई भी काम नहीं करेगा। जितना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के ऊपर डिपेंड है, उतना ही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अपने आप में कोई भी काम नहीं कर पा रहा। हाँ, ये अलग है कि जुडिशरी को हम इंडिपेंडेंट बॉडी बोलते हैं कि ये अपना काम खुद से करेगी। अपना काम खुद से का मतलब इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर इसके ऊपर नहीं आएगा, कि दबाव में आकर ये कोई अपना डिसीजन चेंज ना कर ले। डिसीजन कुछ और देना था, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कुछ और डिसीजन दे दिया, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बॉडी बोला जाता है। ठीक है जी। तो जब पावर को गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया तो ये क्या कहलाया गया, हॉरिजॉन्टल पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और जब इसको शेयर किया गया तो इसको हमने क्या कहा, चेक एंड बैलेंस। क्या नाम दिया इस सिस्टम को, दिस सिस्टम इज नोन एज, यहां मैं स्टार लगा के लिख देता हूं, चेक एंड बैलेंस। ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है भाई, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया 1-2 बार, कि जब हम पावर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली शेयर करते हैं, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर का, तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट, जब पावर को शेयर किया जाए किसमें, अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो मैंने बनाया यहां पर, ये थे ऑर्गन्स। अब डिफरेंट लेवल की मैं बात करता हूं तो मैं यहां पर स्पेस बना देता हूं भाई, थोड़ा सा, सारा ही मिटा देता हूं बल्कि। अब देखो, वो हमने लेवल्स की अब हम बात कर रहे हैं, और लेवल्स की बात मैं शुरू से ही करते आ रहा हूं। अभी मैंने ऑर्गन्स की बात की थी, ऑर्गन्स मैंने क्या क्या बताए थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और लेवल की बात मैं शुरू से ही कर रहा हूं, कौन कौन से, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट। तो ये हमारे कुछ लेवल्स हो गए। ऑर्गन्स थे 3, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ये 3 हमारे ऑर्गन्स थे। और लेवल्स की जब हमने बात की तो लेवल 3, यूनियन गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट के लिए लोकल लेवल। तो 3 हमारे लेवल हैं। तो जब हम पावर को इस टाइप से शेयर करते हैं, जब हम पावर को इस टाइप से शेयर करते हैं, एक के नीचे एक तो दूसरे के नीचे तीसरा, हम जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, है ना, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। और जब हम ऐसे जाते हैं इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं भाई इसको, हॉरिजॉन्टल। यहां से शायद आपको ये कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने उसको हॉरिजॉन्टल कहा, इसको वर्टिकल क्यों कहा। क्योंकि देखो, वर्टिकल जो होता है V, इसमें पावर
अपर से लोअर की तरफ या लोअर से अपर की तरफ मूव करती है, पावर को शेयर किया जाता है। और हॉरिजॉन्टल में इक्वली, यानी कि जो हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो एक सिंपल इस एक प्लेन के अंदर जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली। तो ये हमने हॉरिजॉन्टली किस में डिवाइड किया था, ये हमने ऑर्गन्स के अंदर किया था। इसको हमने क्या नाम दिया था, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और जब हम पावर को इस टाइप से शेयर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और ये वर्टिकली कहां चला, देखो मैंने लेवल बनाए, ऊपर लिखा मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे उसके स्टेट गवर्नमेंट, फिर मैंने लिखा लोकल गवर्नमेंट। और जब मैंने ऑर्गन्स लिखे थे तो तीनों पैरेलल्स लिखे थे, बराबर बराबर में लिखे थे। तो ये जो फॉर्म है ना, जो दूसरी, इसको हम क्या नाम देंगे, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जब पावर को किस में शेयर किया जाए, अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर जब हम पावर को शेयर करते हैं तो ये हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाता है। अगर हम बेल्जियम के कंसेप्ट में बात करें तो सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, when power is shared among different social groups। और ये सोशल ग्रुप्स किसके ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, ये रिलीजियस बेस्ड भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेस पर भी हो सकते हैं। जो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो जिक्र किया था बेल्जियम के अंदर, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसको समझाने के लिए जो कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने बनाई थी अलग अलग एरियाज की, जो अब देखो ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया कि कम, या अभी अभी जो एक एग्जाम हुए थे उसमें मैंने देखा था सेम क्वेश्चन को, और ऑप्शन में था ये, उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन। अब उसमें क्वेश्चन क्या था, जो ऑप्शन था वो मैं बता रहा हूं कि सोशल ग्रुप आर डिटरमाइंड, और ऐसा ही कुछ था, सोशल ग्रुप आर डिटरमाइंड ओनली बाय द रिलीजियस, या सोशल ग्रुप आर डिटरमाइंड ओनली बाय द लिंग्विस्टिक स्टेट, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। मतलब इन दोनों में से कोई एक बात थी, एक में रिलीजियस था, दूसरे में लिंग्विस्टिक था, तीसरे में दोनों थे, और फिर ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो दोनों ही लगाने हैं, रिलीजियस भी है और लिंग्विस्टिक भी है, क्योंकि सोशल जो ग्रुप होंगे वो धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं, लैंग्वेज बोलने के भी आधार पर भी होंगे। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई दूसरा इंग्लिश बोल रहा होगा, तो कोई तीसरा पंजाबी बोल रहा होगा, तो कोई संस्कृत बोल रहा होगा, तो ये भी तो ग्रुप बन गए ना। वो हिंदी बोलने वालों का ग्रुप है, ये पंजाबी बोलने वालों का ग्रुप है, ये इंग्लिश बोलने वालों का ग्रुप है, वो हिंदी संस्कृत बोलने वालों का ग्रुप है, तो ये ग्रुप बन गए। मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, वो जैन है, ये बौद्ध है, तो ये भी इनके ग्रुप बन गए, तो ये हमारे सोशल ग्रुप्स बन गए। तो जब पावर को सोशल ग्रुप्स के अंदर सोशल ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया जाए, जैसे बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर किया गया था सेम, तो ये भी एक पावर शेयरिंग की फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है, और बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है जी। अब यहां क्या है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो सोशल ग्रुप बने, इनको और पावर देने, अब इनको अब क्वेश्चन ये बन जाता कि भाई इनको हमने कभी सुना नहीं कि किसी भी धर्म को कोई पावर दे दी, किसी भी लैंग्वेज को कोई पावर दे दी, तो कैसे कह सकते हैं कि पावर शेयर कर दी। अब देखो, रिलीजन के बेस पर या लैंग्वेज के बेस पर हम माइनॉरिटी डिसाइड करते हैं कि भाई, जैसे हमने श्रीलंका के अंदर पढ़ा था, सिन्हाला स्पीकर्स मेजोरिटी में थे, तमिल स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे, तो उनको भी लास्ट में रिजर्वेशन दे दिया कि भाई चलो ठीक है, आपको भी रिजर्वेशन दे दिया जाता है, क्योंकि आप भी अपलिफ्ट करोगे, इक्वल आ जाओगे सोसाइटी में, आपकी भी इक्वल वैल्यू हो जाएगी। हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा ही होता है। अलग अलग रिलीजन, जैसे हिंदू रिलीजन मेजोरिटी में है, बाकी रिलीजन माइनॉरिटी में है, तो उनको माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है हर जगह पर। चाहे हम जॉब्स की बात करें, या हम जॉब्स के साथ साथ हम और किसके जिक्र कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर जो सीट्स होती हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर जो सीट्स हैं उसके अंदर भी रिजर्वेशन दिया गया है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी रिजर्वेशन दिया गया है। ऐसे ही लैंग्वेज बेस पे भी दिया गया है ना। तो जब हमने रिलीजियस और लैंग्वेज बेस पर जो कम्युनिटी बना दी, तो उस कम्युनिटी को भी जब पावर शेयर कर दी, तो ये हमारी कौन सी तीसरी फॉर्म्स हो गई, यानी कि व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब यहां पर हमने सिर्फ किसका जिक्र किया है, सोशल ग्रुप का। अब हम पॉलिटिकली ग्रुप और प्रेशर ग्रुप की भी बात करेंगे, वहां भी हम पावर शेयर करेंगे। तो चौथी फॉर्म क्या है, when power sharing arrangement can also be seen in the way
पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। जब पावर को पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर कर दिया जाए, प्रेशर ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया जाए, मूवमेंट्स में भी शेयर कर दिया जाए, तो ये हमारी चौथी फॉर्म है पावर शेयरिंग की। अब ये कैसे कह सकते हैं, देखो एक रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पास तो पावर है ही क्योंकि वो रूल कर रही है, मेजोरिटी में है। लेकिन जो ओपोजिशन में है, जो प्रेशर ग्रुप जिनको हम बोल सकते हैं, जो ओपोजिशन पार्टी है, अगर रूलिंग पार्टी कुछ भी गलत कर रही है, कुछ भी ऐसा काम कर रही है जो हमारे कंट्री के जो हमारे पब्लिक के लिए, हमारे पीपल ऑफ द कंट्री के लिए सही नहीं है, तो ओपोजिशन क्या करेगी, एक मूवमेंट करेगी, एक रिफॉर्म लेके आएगी, या फिर एक ये कह सकते हैं प्रोटेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाएंगे कि ये जो चीज आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इससे ये नुकसान होगा। तो उनको गलत काम करने से रोकेंगे, अपना डोमिनेंस दिखाने से रोकेंगे। और कोई ना कोई तो चाहिए, अगर भाई मेरे ओपोजिशन में कोई नहीं है तो सारी की सारी पावर तो मेरे पास आ जाएगी, और जब सारी पावर मेरे पास है तो मैं डेमोक्रेसी को तो खत्म कर दूंगा, और जैसे ही मेरे पास सारी पावर आई मैं डिक्टेटर बन जाऊंगा, तानाशाही बन जाऊंगा। अब तानाशाही बनने का आपको पता ही है, हिटलर ने किया था जर्मनी के अंदर, है ना, तो पूरा का पूरा देश बर्बाद हो गया था। तो ऐसे ही हो सकता है जब हम एक पार्टी को सारा का सारा सब मेजोरिटी दे दें, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में कोई दूसरी पार्टी हो ही ना, ओपोजिशन हो ही ना, या ओपोजिशन हो तो अपना रोल प्ले ना कर पाए, सही से अपना रोल प्ले ना कर पाए, या जो भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में वो अपनी बातें ना रख पाए, तो ये भी ओपोजिशन की ही कमियां हैं। तो प्रेशर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको, यहां पर मैं पॉलिटिकल पार्टी का मतलब मेनली रूलिंग पार्टी का जिक्र कर रहा हूं, और दूसरा यहां पर ओपोजिशन पार्टी का भी जिक्र कर रहा हूं, और ओपोजिशन पार्टी को मैं यहां पर फिलहाल प्रेशर ग्रुप्स के अंदर लेके आया हूं ताकि वो रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाए और उनको गलत काम करने से रोके। जो देश के लिए अच्छा है वो होने दो, उसमें सपोर्ट भी करो, लेकिन अगर कोई चीज अगेंस्ट में जा रही है, जो लोगों के खिलाफ जा सकती है, तो उसके लिए आवाज भी उठाओ, उसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। और जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, जब लोग एक साथ जुड़कर मास मूवमेंट करते हैं, तो वो हमारा मूवमेंट बन जाता है। तो हम लोगों को भी यूनाइट होने के लिए, पीसफुली असेंबल होने के लिए भी पावर दी गई, हमारा फंडामेंटल राइट भी है। तो ये इस टाइप से जब पावर को शेयर किया जाए, किस किस के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बीच में पावर शेयर किया जा सकता है, पहली फॉर्म। दूसरी, जब पावर को सोशल ग्रुप्स में शेयर किया जाए, दूसरा। तीसरा, जब पावर को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। चौथा, जब हम पावर को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हॉरिजॉन्टली मतलब पैरेलली, यानी कि जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में जब हम पावर को शेयर कर देते हैं, तो ये भी पावर की चौथी फॉर्म है। यानी कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर था। पूरे चैप्टर के अंदर यही चार चीजें हमारी फॉर्म्स थी। पावर डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ये हमने पढ़ लिया था। इससे पहले अकोमोडेशन पढ़ लिया था बेल्जियम के अंदर, मेजोरिटेरियनिज्म पढ़ लिया था श्रीलंका के अंदर, और उससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया था, बेसिक स्टोरी देख ली थी बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर क्या क्या हुआ था। तो इसी के साथ हमारी जो चैप्टर है वो चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो आप कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स, क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, किस किस तरह से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, शेयर आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ करना ही है, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ये कह सकता हूं कि मैं अब जरूरी से जरूरी करना है, क्योंकि जो वीडियोज आ रही हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वो वीडियोज के जो लिंक है, जो नोटिफिकेशन है, वो आपके पैनल पर नहीं पहुंचेगा, और वीडियो आपके माइंड से भी स्किप हो जाएगी, आपके यूट्यूब से भी स्किप हो सकती है। तो हर वीडियो आपके चैनल पर, आपके फोन पर पहुंच जाए, एक नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंच जाए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंच जाए, और कोई भी
क्लास, कोई भी वीडियो, कोई भी सेशन आपका मिस ना हो और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे। तो बहुत जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।